सभी शाही बच्चे एक ऐसी गति से चढ़ रहे थे जो ना तो धीमी थी और ना ही तेज। क्राउन प्रिंस एलेस्टर रास्ता दिखा रहा था, लेकिन जब वो आधे रास्ते तक पहुंचे तो उनका गठन बदलने लगा। पहाड़ की सीढ़ी के मध्यबिंदु पर एक पत्थर की पट्टिका थी। उस पर खुदा हुआ था, आधा पहाड़ तय करो, तलवार की तरह सोचो। वीर नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वे पट्टिका के पास से गुजरे, सभी ने गति बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 क्राउन प्रिंस एलेस्टर से आगे निकल गए। अन्य शाही बच्चे भी आगे बढ़ने लगे। समूह लंबी पैदल यात्रा करने वालों के चिथड़े चिथड़े समूहों में फैलने लगा, इसलिए ये इतना साफ सुथरा नहीं था जितना आधे रास्ते से पहले था। किंग्स किंगडम के रईस, जो बेमन से देख रहे थे, अब पूरी तरह से जाग गए। उन्होंने 2 डेइफाइड शाही बच्चों पर ध्यान दिया, बेशक, लेकिन उनमें से कई वीर पर भी उतने ही केंद्रित थे। आखिरकार वीर ने एक दिन पहले उद्घाटन समारोह में बहुत घमंड भरी बातें कही थीं। अगर उसने अब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो ये एक शर्मनाक मजाक बन जाएगा। भाई 16, आइए देखते हैं कि हम में से कौन तेजी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है। एड्रियन ने अपने पैरों को तेजी से हिलाया और एक तेज तलवार की तरह पहाड़ पर दौड़ने लगा। वीर ने प्रतियोगिता के लिए सहमति व्यक्त की और वो भी थोड़ा तेजी से चलने लगा। भारी प्रतिरोध ने उसे पीछे धकेल दिया। हालांकि वीर को अभी भी समझ नहीं आया। पहले वे सभी आसानी से पहाड़ पर चढ़ रहे थे, अब वे तेजी से जाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने के लिए खुद को क्यों मजबूर कर रहे थे। वे रास्ते के सबसे कठिन खंड तक नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। भले ही ये कितना भी हास्यास्पद क्यों न लगे, चूंकि बाकी सब गति बढ़ा रहे थे, वीर खुद को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसे ये मौका लेना ही था, अन्यथा उद्घाटन समारोह के दौरान उसने जो शेखी बघारी थी वो बेकार चली जाती। वीर ने अपने वॉटन एरिया पावर का उपयोग किया, जो उसके खिलाफ आ रहे प्रतिरोध को तोड़ने में उसकी मदद कर रहा था और आगे बढ़ना आसान बना रहा था। लेकिन वो जितना आगे बढ़ा, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध जमा होता गया। उसने पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी और वो वास्तव में अपनी मौजूदा गति से आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर ये चलता रहा तो वो आगे प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 को पकड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो अन्य हाफ डेइफाइड शाही बच्चों से भी पीछे छूट जाए। उन शक्तियों को देखते हुए जिन्होंने उनका उपयोग किया, वे हाफ डेइफाइड शाही बच्चे दूसरे टियर के किंग से बहुत अधिक मजबूत थे। वीर अकेले कच्चे बल का उपयोग करके उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सकता था। वीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना किंग एरिया जारी कर दिया। उसने झरने जैसे प्रतिरोध को अपने ऊपर आने दिया। जब वो शक्ति उस पर छाई तो उसके शरीर में किंगीज सोने की तरह चमकने लगे और वीर के खून में दौड़ गए। किंगीज के बफ्स के तहत वीर ने महसूस किया कि प्रतिरोध हल्का हो गया है। हालांकि वो अभी भी था, लेकिन ये काफी कम हो गया था। अगर वो प्रतिरोध पहले एक बड़ी नदी की तरह था, तो अब ये एक छोटी धारा की तरह था। ये वीर के टखनों से ऊंचा नहीं बह रहा था और ये केवल एक मामूली समस्या थी। हालांकि वीर ने कुछ नहीं कहा। अपने अंदर सुनहली किंगीज की शक्ति को बुलाते हुए वो प्रतियोगिता के खिलाफ आगे बढ़ा। अचानक उसने एड्रियन को पीछे छोड़ दिया। आगे के राजकुमार और राजकुमारियां बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वे अचानक पीछे से आ रही तेज कदमों की भगदड़ से विचलित हो गए। आवाज इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्होंने स्रोत के लिए अपने कंधों पर देखा। वहां उन्होंने वीर को सुनहरी रोशनी से चमकते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए देखा। वो ठीक उनके बगल से गुजर गया। वीर की तुलना बाकी सबसे करना एक स्पोर्ट्स कार को लॉन मोवर से करने जैसा था। पीछे के शाही बच्चे उस तेजी से गायब होती छाया को अविश्वास में घूरते रहे। वे जम गए। वे लगभग भूल गए कि उन्हें खुद को भी चलते रहना था। किसी ने भी पहले रॉटबॉर्न रास्ते पर इस तरह दौड़ते हुए किसी को नहीं देखा था। यहां तक कि डेइफाइड एलीट्स भी उस रास्ते के प्रतिरोध के खिलाफ संघर्ष करते थे। किसी को भी अधिकतम गति तक पहुंचने और वास्तव में पहाड़ पर दौड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन वीर इस तरह दौड़ा जैसे वो अनियंत्रित हो। उसके पैर लगाम से मुक्त एक जंगली घोड़े की तरह धड़क रहे थे। यहाँ प्रिंस 16 फटने वाला है। ओ तेरी, वो बहुत मजबूत है। क्या ये उन सभी किंगीज की प्रोटेक्शन है? ऐसा लगता है कि वे रॉडबोन माउंटेन की शक्तियों के खिलाफ काम करते हैं। रॉडबोन की शक्तियां उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं। उस गति से अगर वो चलता रह सकता है तो शायद वो वास्तव में आगे के 2 डेइफाइड्स को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। उसे केवल भाग्य मिला। ये उसकी असली शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। भले ही वो शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, वो केवल इस रेस में पहला स्थान जीतेगा। परीक्षाओं में उनके लिए बहुत से और परीक्षण और कार्य हैं। वो केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकता। साथ ही कौन जानता है कि क्या वो इस गति को बनाए रख सकता है। बादलों के ऊपर का रास्ता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हर कोई वीर को आगे दौड़ते हुए देख सकता था। वो कई शाही बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ा और वे उत्साहित दिख रहे थे। जब वीर ने क्रिस्टलिन को पकड़ा तो वो भी सदमे में दिखी। वो जानती थी कि किंगीज रॉडबॉर्न माउंटेन की शक्ति को प्रतिबिंबित करेगा। आमतौर पर आओ और गू प्रतीकों वाले लोगों को आसान समय मिलता है, चूंकि कम प्रतिरोध उन्हें वापस पकड़ता है। लेकिन आओ और गू प्रतीकों को भी पहाड़ की प्रतिबंधिक शक्ति को वीर के किंगीज प्रतीकों की तरह नष्ट करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। प्रतीकों को केवल प्रतिरोध में मामूली कमी का कारण बनना था। ऐसा लगता है कि रॉडबॉर्न माउंटेन की चढ़ाई में आओ और गू से ज्यादा प्रतीक उपयोगी हैं। अन्य किंगीज प्रतीक भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी के पास वो पहले नहीं थे, इसलिए हम जान नहीं सकते थे। क्रिस्टलिन को अब थोड़ा ज्यादा विश्वास था कि वो रॉडबॉर्न माउंटेन की चोटी तक पहुंचने के लिए वीर की शक्ति का लाभ उठा सकती है। ये क्रिस्टलिन के लिए घटनाओं का एक अनुकूल मोड़ था, लेकिन जैसे ही उसने वीर की दौड़ती हुई छाया को देखा, वो थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। वही क्यों था जिसे हजारों किंगीज की प्रोटेक्शन मिली थी। अगर मुझे 1000 किंगीज की प्रोटेक्शन मिली थी तो शायद मैं हमारी नई शासिका बन जाती। उसने उससे आगे पार कर लिया, उसने उससे भी आगे पार कर लिया, उसने क्राउन प्रिंस को पकड़ लिया। दर्शक उत्साहित थे। वीर का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वो इतना तेज दौड़ा कि वो क्राउन प्रिंस के ठीक बगल से गुजर गया। वो तेजी से प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 पर बढ़त बना रहा था। प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 ने अपने पीछे से आते दबाव को महसूस किया। उन्होंने देखने के लिए चारों ओर मुड़कर देखा और वहां उन्होंने वीर को उनकी ओर आते हुए देखा। वो एक सुनहरी रोशनी से आगे बढ़ रहा था। वे चौंक गए और जितना हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़े। वीर उनके बीच की दूरी को कम करना चाहता था, लेकिन दौड़ना उतना भी आसान नहीं था जितना पहले था। हालांकि उसे प्रतिस्पर्धा के लिए उतना प्रतिरोध नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ दबाव डालने वाली शक्ति पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसे अभी भी कुछ प्रतिरोध सहना पड़ता था, इसलिए वो अधिकतम गति से नहीं जा सकता था। दर्शक जम गए थे। 3 शाही बच्चे चोटी की ओर बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और उनके और दूसरों के बीच एक बड़ा अंतर आ गया था। डेफाइड एलीट्स बहुत मजबूत हैं। वीर प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 को पकड़ नहीं सका। वे तीनों रास्ते के अंतिम भाग में प्रवेश कर गए, बादलों के आवरण के पीछे गायब हो गए। कोई भी उन्हें अब और नहीं देख पाएगा। प्रिंस 4 सबसे पहले बादल 6 रास्ते में प्रवेश किया, इसलिए डेफाइड एलीट्स के पास अभी भी एक ताकत का फायदा है। हजारों किंगीज की प्रोटेक्शन पर्याप्त नहीं थी। विजेता कौन होगा? किंग बाई, उनकी रानी और शिक्षक रॉडबॉर्न माउंटेन की चोटी को उत्सुकता से देख रहे थे। पर्वतीय राह की चट्टानी सतह को एक पारभासी पदार्थ से बदल दिया गया था। जैसे ही राह बादलों में प्रवेश कर गई, वीर का शरीर धुंध की पतली परतों में ढका हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंतरिक्ष के आयाम उसके चारों ओर विकृत हो रहे थे। हालांकि यह एहसास बहुत कोमल था और यह संक्षिप्त था। 1 सेकंड में गायब हो गया। वीर का किंगजे चमक उठा। चोटी तक की चढ़ाई लंबी और थकाऊ थी और सीढ़ियां एक विशाल कन खजूरे की तरह पहाड़ पर आगे पीछे लिपटी हुई थीं। वीर ने प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 को सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। वे एक ही कुछ कदमों पर दौड़ते रहे, ऊपर नहीं जा रहे थे। वीर चोटी की ओर दौड़ा और वो बिना किसी समस्या के चढ़ा। उसने पत्थर की सीढ़ियों का अनुसरण किया जो चोटी तक जाती थीं। प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 अभी भी सीढ़ियों के खिलाफ पागलों की तरह हाँफ रहे थे, जैसे कि एक हैमस्टर अपने पहिए पर। ऐसा लगता है कि किंगजे ने मुझे इस अजीब आयाम में फंसने से बचा लिया है। वीर डेइफाइड शाही बच्चों को संघर्ष करते देखने के मोड में नहीं था, इसलिए उसने अपने प्रयासों को चोटी की ओर बढ़ने पर केंद्रित किया। पहाड़ की चोटी बहुत चौड़ी थी और यह एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी होनी चाहिए थी। अधिकांश क्षेत्र समतल भी था। हालांकि पहाड़ की चोटी पर एक जगह अलग दिख रही थी। पहाड़ के ऊपर एक छोटी पहाड़ी थी। वह पहाड़ी 100 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह तलवार की तरह तेज दिखती थी और यह आकाश में इशारा करती थी। इसकी तरफ 5 शब्द गहरे खुदे हुए थे। वे कहते थे, प्राइड एंड बोन्स आर मेड। उन 5 शब्दों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां 1000 तलवार की हवाएं थीं और वे आपको 1 सेकंड से भी कम समय में टुकड़ों में फाड़ देंगी। एक शक्तिशाली स्वॉर्ड माइंड। वीर उन 5 शब्दों को पढ़कर आश्चर्य से उछल पड़ा। वीर के तलवार कौशल खराब नहीं थे। हालांकि उसने तलवार के साथ अभ्यास करने पर ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन उसका स्वॉर्ड माइंड लगभग एक डेइफाइड एलीट जितना अच्छा था। लेकिन उन 5 शब्दों के सामने वीर का स्वॉर्ड माइंड कुचल गया। वह खुद को होश में वापस नहीं ला सका। ऐसा लगा जैसे वह कांप रहा था। कुछ दमनकारी बल ऊपर से उस पर दबाव डाल रहा था। मुझे डर है कि जो कोई भी उन 5 शब्दों को उकेल सकता था, वह तलवार के साथ अविश्वसनीय रूप से कुशल रहा होगा।
इसके लिए प्रतिभा के एक अविश्वसनीय स्तर की आवश्यकता होगी। उन 5 शब्दों को किसने छोड़ा? एक्सट्रीम किंग के इतिहास में कई महान तलवारबाज बिखरे हुए हैं और एक्सट्रीम किंग के कई शासक तलवारबाज हैं। यहाँ तक कि एक्सट्रीम किंग के कई आम लोग भी डेइफाइड तलवारबाज हैं। यह अनुमान लगाना असंभव है कि ऐसा किसने किया होगा, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह के स्वॉर्ड माइंड को रखने के लिए एक तलवारबाज को डेइफाइड स्तर को पार कर लिया होगा। यह किसी प्रसिद्ध तलवारबाज राजाओं में से एक होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस राजा ने यह स्वॉर्ड माइंड छोड़ा। वीर ने पाट से नजर हटाई और पहाड़ की चोटी के चारों ओर देखा। पहाड़ी के अलावा चोटी पर और कुछ नहीं था। क्रिस्टलिन ने उल्लेख किया था कि इस चोटी पर पहुंचने से कुछ हासिल होता है। क्या वह इस पहाड़ी और इसके नक्काशी का जिक्र कर रही थी? लेकिन अगर ऐसा है तो लाभ वास्तव में क्या हो सकता है? क्या यह पूरी पहाड़ी अपने आप में एक खजाना है? ऐसा नहीं लगता। क्रिस्टलिन ने जिस इनाम का जिक्र किया था वह स्वॉर्ड माइंड ही होना चाहिए। वीर ने फिर से 5 शब्द पढ़े, प्राइड एंड बोन्स आर मेड। स्वॉर्ड माइंड बहुत शक्तिशाली था, उसे देखना ही भयानक था। इसे देखकर एक सामान्य व्यक्ति बीमार महसूस करता। एक सामान्य स्वॉर्ड माइंड की तुलना इस विकृति से करना एक पत्थर और चंद्रमा की तुलना करने जैसा था। वे 2 पूरी तरह से अलग अलग चीजें थीं। वीर की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसे उस स्वॉर्ड माइंड के सामने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उसका स्वॉर्ड माइंड बहुत मजबूत था और वह आसानी से हिलता नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा और शब्दों को ध्यान से देखता रहा, लेकिन किसी कारण से वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक खुजली को खरोंचने की कोशिश कर रहा था जिस तक वह पहुंच नहीं सकता। वह स्वॉर्ड माइंड का असली अर्थ नहीं समझ सका। जैसे ही वीर पहाड़ी को घूर रहा था, उसने अपने पीछे सीढ़ियों से कदमों की हड़बड़ी सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और प्रिंस 4 को सीढ़ियों पर दौड़ते हुए देखा। प्रिंस 4 यह देखकर चौंक गया कि वीर पहले से ही चोटी पर था और कुछ नहीं कहा। नमस्ते प्रिंस 4, वीर ने धनुष किया। प्रिंस 4 ने उसे घूरा और चुप रहा। वो पहाड़ी की ओर बढ़ा। जब वो 5 शब्दों पर पहुंचा तो उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया और वीर को पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया। वीर ने अपनी नाक खुजलाई। अगर कोई उसे अनदेखा करना चाहता था तो वह खुद को उन पर थोपने वाला नहीं था। प्रिंस 4 बस वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से स्थिर, जब तक प्रिंसेस 2 नहीं आई। जब उसने वीर और प्रिंस 4 को पहले से ही वहां देखा तो वह काफी परेशान दिखी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंस 4 उससे तेज था, लेकिन वीर भी उससे कहीं ज्यादा तेजी से टॉप पर पहुंच गया था। इससे वह दुखी हो गई, लेकिन वह डेइफाइड थी। आखिरकार उसका दुख जल्दी से फीका पड़ गया। प्रिंसेस 2 पहाड़ी पर चली गई और अपना ध्यान 5 शब्दों पर केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे प्रिंस 4 ने किया था। उसने भी वीर को अनदेखा कर दिया। दोनों डेइफाइड बच्चों ने स्वॉर्ड माइंड को महसूस करने के लिए अपनी संवेदनाओं के साथ बाहर पहुंचने की कोशिश की। जब वीर ने उनके प्रयासों का पता लगाया तो यह पुष्ट हो गया कि पहाड़ की चोटी का लाभ इन 5 शब्दों में ही निहित होना चाहिए, और अंततः इसने उसे निराश कर दिया। वह स्वॉर्ड माइंड बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वीर ने आक्रमण के अपने प्राथमिक रूप के रूप में तलवारों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अगर 6 पाथ एम्परर वहां होता तो शायद उसने इस वरदान की बहुत अधिक सराहना की होती। वीर वही रहा, कुछ देर के लिए शब्दों को देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। चूंकि वो वहां पहले से ही था, वह अधिक शक्ति प्राप्त करने के अवसर को छोड़ने वाला नहीं था। उसने लुकने का फैसला किया। कुछ देर बाद वीर को क्रिस्टलिन के बारे में सोचा। समय लगभग सही लग रहा था, इसलिए वह पहाड़ से नीचे चला गया। प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 ने वीर को मुड़ते और वापस जाते देखा। जब वो चला गया तो वे भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने शब्दों पर अपना ध्यान वापस कर दिया ताकि वे स्वॉर्ड माइंड से जो कुछ भी सीख सकते थे वह सीख सकें। वीर पारभासी सड़क से वापस नीचे चला गया। कई राजकुमार और राजकुमारियां बिना कोई प्रगति किए ऊपर और ऊपर चल रहे थे। क्रिस्टलिन भी इसी तरह अपनी जगह पर जमी हुई थी। राजबच्चे सिर कटे मुर्गियों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। विकृत आयाम ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया और उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। क्रिस्टलिन बहुत नाराज थी। वह इतने लंबे समय से व्यर्थ संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर विकृत आयाम की शक्ति से प्रभावित था। वह हिल नहीं पाई और उसे बहुत भारी महसूस हुआ। जब वीर उसके पास से गुजरा तो वह क्रोधित हो गई। हाइड्रॉक्स, वह कमीना, अगर उसने मेरी चीजें ले ली और सौदे के अपने सिरे को नहीं निभाया तो मैं उसे जिंदा छील दूंगी। क्रिस्टलिन का शरीर बहुत भारी महसूस हुआ। वह मुश्किल से हिल पा रही थी। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे पहाड़ का वजन उठा रही है। वह पसीने से भर गई थी और उसके कपड़े बहुत पहले ही भीग गए थे।
जो जितना ज्यादा समय उस पारभासी राह पर रहता था, उतना अधिक वे विकृत आयाम से प्रभावित होते थे। हाइड्रॉक्स, तुम छोटे कमीने, मैं उसे मार डालूंगी। क्रिस्टलिन जमीन की ओर गिरने लगी। वह उसे नफरत करती थी। बहन 10, क्या मैं देर से आया? एक हाथ दिखाई दिया और क्रिस्टलिन को पकड़ लिया, जिससे वह जमीन से टकराने से बच गई। क्रिस्टलिन ने अपना सिर उठाया और वीर को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपने होंठ काट लिए और कहा, तुम यहां वापस क्यों आए? जब क्रिस्टलिन ने वीर को ये दावा करते सुना कि सड़क उसके लिए कठिन रही है, तो उसने आंखें घुमाईं। उसने वीर को लापरवाही से पहाड़ पर दौड़ते देखा था, बिना किसी छोटी सी पसीना बहाए चढ़ाई करते हुए। वो हाँफ नहीं रहा था और ना ही उसका चेहरा लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक ज्यादा परेशानी वाली नहीं थी। फिर भी क्रिस्टलिन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वीर उसे पहाड़ पर ले जा रहा था। उसके दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे वीर वास्तव में सीढ़ियों को छोड़कर पहाड़ से दूर और खुली हवा में चल रहा था। वास्तव में वे अभी भी सीढ़ियों पर ही जा रहे थे। क्रिस्टलिन ने केवल इसलिए सोचा कि वो खुली हवा में चल रहे थे क्योंकि आयाम के भीतर विकृतियां थीं। जैसे ही वो चला, वीर ने अनुष्का को देखा। वो अन्य शाही बच्चों की तरह लड़खड़ा रही थी, कोई प्रगति नहीं कर रही थी। क्योंकि वो काफी देर से वहां पहुंची थी, दमनकारी शक्ति ने उस पर दूसरों की तरह मजबूती से काम नहीं किया। तथ्य ये है कि वो अन्य बच्चों की तुलना में तेजी से चल सकती थी, इससे कोई मदद नहीं हो रही थी, क्योंकि वो रास्ता नहीं खोज पाई थी। आगे चलते रहना व्यर्थ होगा। ये लड़की बुरी नहीं है और उसने बारबी को बचाने की कोशिश की। उसका दिल सही जगह पर है। वीर ने आह भरी। उसने चुपके से अपना प्रोफेसर मंत्र औरा डाला और उसकी दिशा में कुछ शक्ति चलाई। अनुष्का आगे चलने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वो अप्रतीत होने वाली अनंत सीढ़ियों से बच नहीं पाई। वो वास्तव में घबरा गई थी। अचानक अनुष्का ने महसूस किया कि शक्ति की एक लहर सीढ़ियों पर लुढ़क गई। ये धीरे से उसके चारों ओर फैल गई। ये अनुष्का के दिल से एक अजीब भावना गुजरी। पारभासी राह के आयाम के मोड़ ने शाही बच्चों को एक दूसरे से छुपा दिया। भले ही दो लोग एक दूसरे के ठीक बगल में चलें, वे एक दूसरे को नहीं देखेंगे। भले ही वे एक दूसरे को छू रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अनुष्का के सामने सीढ़ियों से शक्ति का एक छोटा सा प्रवाह बह रहा था। अनुष्का का दिल उछल पड़ा और उसने उस अजीब शक्ति का अनुसरण किया। जैसे ही वो उसका पीछा कर रही थी, शक्ति तेजी से गायब हो रही थी। उसने आयाम के भीतर विकृतियों के खिलाफ धक्का दिया, उस मार्गदर्शक ऊर्जा के छोटे से प्रवाह पर अपनी आंखें रखने की कोशिश की। जैसे ही वो चली, अनुष्का ने देखा कि सीढ़ियां उसके नीचे गायब होने वाली थी। शक्ति सीढ़ियों से पूरी तरह से दूर और आकाश में चली गई। उसे अपने मार्गदर्शक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। तो अनुष्का ने अपने दांत पीस लिए और बिना हिचकिचाहट के बाहर चली गई। उसका शरीर पहाड़ से दूर खुली हवा में तैर गया। हालांकि वो गिरी नहीं। उसके पैर किसी चीज से मिले और वो आगे चलती रही। अनुष्का मुस्कुराई। अनुसरण करने के लिए कोई और मार्ग नहीं था, इसलिए उसने शक्ति का पीछा किया था। अगर उसने गलत जगह पर कदम रखा तो वो पहाड़ से वापस नीचे गिर जाती। रॉटबॉर्न माउंटेन पर यहां तक कि देइफाइड इलीट्स भी अच्छी तरह से उड़ नहीं सकते थे। अनुष्का सिर्फ एक ड्यूक थी। अनुष्का को सही रास्ते पर बने रहने के लिए मार्गदर्शक शक्ति के साथ तालमेल बनाए रखना पड़ा। उसने उस शक्ति का पीछा किया और जैसे ही वो गई, दौड़ती रही। वीर क्रिस्टलिन को पूरी तरह से टॉप पर ले गया। एक बार वहां उसने पाया कि राजकुमार और राजकुमारियों का मिश्रण भी चोटी पर पहुंच गया था। एड्रियन भी वहां था। क्रिस्टलिन को साथ में वीर को देखकर वो हैरान था, लेकिन वीर ने क्रिस्टलिन को पहले ही जाने दिया था। प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 के अलावा किसी को नहीं पता था कि वीर ने क्रिस्टलिन को चोटी पर ले गया। ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, एड्रियन ने कहा जैसे ही उसने वीर को घुरा। उसने सोचा कि वीर अभी अभी टॉप पर पहुंचा है। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी ऐसा ही सोचा। आखिरकार पारभासी राह को शुद्ध गति के माध्यम से नहीं चढ़ाया जा सकता था। ये सोचना अजीब नहीं था कि वीर अभी अभी आया था। क्रिस्टलिन पसीने से लथपथ थी, लेकिन जब उसने पहाड़ी में खुदे हुए 5 शब्द देखे तो वो अचानक पूरी तरह से जाग गई। खुशी की लहर उसमें से बह गई। उसके पास किंगीज आओ या गो नहीं था, इसलिए पारभासी राह पर अपना रास्ता बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन एड्रियन के पास आओ शब्द था, इसलिए उसके लिए टॉप तक पहुंचना बहुत आसान था। इस प्रतियोगिता में शारीरिक शक्ति ज्यादा मायने नहीं रखती थी। क्या ये मैड सॉर्ड का प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड है? क्रिस्टलिन ने 5 शब्दों को देखा। जैसे ही उसने खुद से बड़बड़ाया, वो बहुत खुश दिखी।
वीर भ्रमित था। उसने मैड स्वॉर्ड नाम के राजा के बारे में कभी नहीं सुना था। कुछ गॉड स्वॉर्ड्स और यहां तक कि होली स्वॉर्ड्स की थे, लेकिन मैड स्वॉर्ड जैसा टाइटल राजा के योग्य नहीं लगता था। एड्रियन ने वहीं से उठाया जहां क्रिस्टलिन ने छोड़ा था। मैड स्वॉर्ड विकलांग पैदा हुआ था। उसके पास किंग बॉडी नहीं था और इसलिए उसे बुरी तरह से धमकाया गया। लेकिन अंत में उसने डेइफाइड बनने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसके पास किंग बॉडी नहीं हो सकता था, लेकिन उसने एक्सट्रीम किंग में कई लोगों पर जीत हासिल की। यहां तक कि शक्तिशाली किंग बॉडी वाले डेइफाइड एलिट्स भी उसकी तलवार से हार गए। वो हमारे लोगों का शासक नहीं था, लेकिन उसे एक्सट्रीम किंग के बीच ताज के बिना राजा माना जा सकता था। हमारी जाति में अपने समय में कई तलवारबाज रहे हैं, लेकिन कोई भी मैड स्वॉर्ड जितना सम्मान के योग्य नहीं है। वीर विचार में डूब गया। मुझे नहीं पता था कि एक्सट्रीम किंग में कोई इतना मजबूत था। मैंने अब तक इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। एड्रियन ने अभी खत्म किया था जब एक राजकुमारी जो ज्यादा दूर नहीं थी उसे तिरस्कार से देखा। मैड स्वॉर्ड की शक्ति कम मायने रखती है। कोई महिमा गंदगी को नहीं धो सकती। वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। एड्रियन और क्रिस्टलिन ने राजकुमारी पर चौंक कर देखा। उनके चेहरे देखकर वो दूर चली गई। उन्होंने उसे हर संपर्क से परहेज किया। वीर भी उस राजकुमारी में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो मैड स्वॉर्ड की कहानी जानना चाहता था। स्पष्ट है कि मैड स्वॉर्ड एक्सट्रीम किंग के बहुसंख्यक से बहुत अलग रहा होगा। यहां तक कि उसका शीर्षक भी उनके बीच एक वर्जित लगता था। अगर वीर वास्तव में हाइड्रॉक्स होता तो वो मैड स्वॉर्ड के बारे में जानता, लेकिन वो हाइड्रॉक्स नहीं था और इसलिए वो प्रश्न नहीं कर सकता था। जब वे बात कर रहे थे तो कोई और पास आया। वो अनुष्का थी। टॉप पर पहुंचने के बाद वो पसीने से लथपथ थी। उसका शरीर कांप रहा था और वो मुश्किल से खड़ी हो सकती थी। वो स्पष्ट रूप से खुद को एक साथ रखने के लिए लड़ रही थी। हालांकि वीर ने उसे मार्गदर्शित करने के लिए शक्ति भेजी थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। भले ही वो रास्ता जानती थी, एक ड्यूक के रूप में चोटी तक पहुंचना स्मारकीय रूप से मुश्किल था। जब उन्होंने अनुष्का को टॉप पर देखा तो कई राजकुमार और राजकुमारियां स्तब्ध दिखे। एक्सट्रीम किंग के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही ड्यूक्स यहां तक पहुंचे थे। अनुष्का ने राजकुमारों और राजकुमारियों को देखा। वो जानना चाहती थी कि किसने उसे मार्गदर्शित करने के लिए शक्ति छोड़ी, लेकिन वो कुछ भी जानने में असमर्थ थी। वहां कोई भी उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने वीर को देखा तो उसका मूड खराब गुस्से में बदल गया। जैसे ही उसने उसे घूरा, वो थोड़ी सी गुर्राई। वो अभी भी वीर द्वारा हाइड्रॉक्स के उपभोग के बारे में कड़वी थी। उसे नहीं लगा कि वो शक्ति उसकी थी। अनुष्का ने चारों ओर देखा, लेकिन वो अभी भी नहीं बता सकती थी कि उनमें से किसने उसके लिए शक्ति छोड़ी थी। लेकिन वो वास्तव में आभारी थी और वो पहाड़ी पर चली गई ताकि वहां खुदे हुए 5 शब्द देख सके। क्रिस्टलिन और अन्य सभी एक ही आकार में थे। लंबी हाइकिंग एक परीक्षा थी। मैड स्वॉर्ड का प्राउड बोल स्वॉर्ड माइंड बहुत फायदेमंद था। भले ही वे उस मान के प्रशंसक नहीं थे, फिर भी वे उसके स्वॉर्ड माइंड पर लालायत थे। वीर ने एक सीट पाई। वो सबसे आरामदायक स्थिति से स्वॉर्ड माइंड देखना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा करने को बहुत कम था। हर किसी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है। भले ही 2 लोग एक ही तलवार कौशल का अभ्यास करें, उनके स्वॉर्ड माइंड्स उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विकसित होंगे। एक ही आधार से शुरू करने के बावजूद परिणामी स्वॉर्ड माइंड्स बहुत अलग हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड बनाया था, वीर का व्यक्तित्व उससे बहुत अलग था। क्योंकि वे इतने पूरी तरह से अलग थे, उनके स्वॉर्ड माइंड्स के बीच एक चरम अंतर था। वीर को प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैड स्वॉर्ड और प्राउड बोन दोनों नाम उस व्यक्ति के चरित्र के बहुत प्रतिनिधि थे। वह एक बहुत ही घमंडी और बहुत ही जंगली व्यक्ति था। उसने समस्याओं को हल करने और समाधान निकालने के लिए वीर की तुलना में बहुत अलग तरीके से संपर्क किया। वीर का स्वॉर्ड माइंड दृढ़ता पर आधारित था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर ने कौन सा प्रयास किया, चाहे वह बहुत महत्वपूर्ण हो या अत्यधिक तुच्छ। उसने जो शुरू किया उसे समाप्त कर दिया। उसका दृढ़ संकल्प उसे कभी लगातार आगे बढ़ाता रहा, लेकिन कभी-कभी वह अपने लक्ष्यों पर इतना केंद्रित होता था कि वह रास्ते के दृश्यों को याद कर सकता था। जब तक वीर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था, वह उस मार्ग का अनुसरण करने को तैयार था जो उसे अंत में वहां पहुंचाएगा। उसके चरित्र के इस पहलू के कारण वह कभी-कभी उदासीन और लापरवाह लग सकता था। ऐसा लगता था जैसे वह आसानी से योजनाओं को बदल देता है, जैसे कि वह हर चीज के साथ ठीक था और वास्तव में उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन वास्तविकता में वीर अपने सच्चे उद्देश्य से कभी नहीं हटा था। वह उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं को उतनी बार आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने को तैयार था।
वीर जो इतना आकस्मिक व्यक्ति लगता था, वास्तव में अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक जिद्दी था। लेकिन जिन चीज़ों का वह जिद्दीपन से पीछा करता था, वह भविष्य में इतनी दूर थीं कि अन्य लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। इसीलिए दूसरों ने सोचा कि वह अपने आसपास की चीज़ों के बारे में कम चिंता दिखाता है। मैड सॉर्ड अलग था। मैड सॉर्ड एक अंतिम लक्ष्य से ग्रस्त नहीं था। वह जानने के अनुभव के बारे में अधिक परवाह करता था। विडंबना यह है कि हालांकि वह उन सड़कों पर सबसे अद्वितीय और ध्यान देने योग्य चीज थी जिन पर उसने यात्रा की थी। सुंदर पैदा होना, सुंदर मरना, मैड सॉर्ड यही खोज रहा था। दो अलग व्यक्तित्व और दो अलग जीवन। उनमें से कोई भी सही या गलत नहीं था। वह सिर्फ अलग अलग लोगों द्वारा लिए गए निर्णय थे। अगर वीर मैड सॉर्ड के प्राउड बोन सॉर्ड माइंड को सीखना चाहता था, तो उसे मैड सॉर्ड के अपने विश्वासों में रखे गए विश्वास को ठीक से समझने के लिए अपने स्वयं के विश्वास और उद्देश्य को छोड़ना होगा। वीर ऐसा कर सकता था, लेकिन वह करना नहीं चाहता था। उनके बीच इस बड़े डिस्कनेक्ट के बावजूद वीर अब भी स्वॉर्ड माइंड से कुछ हासिल करना चाहता था। उसके लिए यह दूसरों की तुलना में बहुत कठिन होता, जो मैड सॉर्ड के स्वॉर्ड माइंड को केवल वही स्वीकार कर लेते जो वह था। आधा दिन इस बिंदु तक बीत गया था और कुछ रॉयल चिल्ड्रन के स्वॉर्ड माइंड्स 5 शब्दों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर रहे थे। प्राइड एंड बोन्स आर मेड। वे बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम थे। सबसे स्पष्ट क्रिस्टलिन थी। उसका स्वॉर्ड माइंड खुदी हुई स्क्रिप्ट से जुड़ रहा था। स्वॉर्ड माइंड उसके शरीर में समा रहा था और अपनी शक्ति के साथ यह एक निश्चित अहंकार भी लाया। वीर हैरान था। क्रिस्टलिन प्रतिभावान थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उन रॉयल चिल्ड्रन में से सबसे अच्छी नहीं थी जो पहाड़ की चोटी पर पहुंची थी। लेकिन क्योंकि उसने पहले ही इतना हासिल कर लिया था, इसलिए उसका व्यक्तित्व प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड के लिए एक अच्छा मेल था। ऐसा लगता है कि मैंने यहां अपना समय बर्बाद कर दिया है, वीर ने आह भरी। वह प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड में शामिल होने में असमर्थ था। यह उस समय की तरह था जब एक आलसी व्यक्ति एक कर्मठ व्यक्ति को समझने में असमर्थ हो गया। उनके विचार एक ही तरंग दैर्ध्य पर काम नहीं करते थे। वे इतने अलग थे कि वह कभी एक जैसे नहीं हो सकते थे। अंत में वीर ने प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड सीखने की कोशिश छोड़ दी। न जाने कितना शक्तिशाली था, वह अपने स्वयं के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। वीर को क्रिस्टलिन को वापस नीचे ले जाना था। हालांकि उसके लिए इंतजार करना उबाऊ था और वह जल्दी ही असहज हो गया क्योंकि वह बिना कुछ किए बैठा रहा। तो उसने अपने येट गाउट के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसने अपनी वाटर फेरी को भी बुलाया। वीर का इरादा था कि वाटर फेरी उसे मसाज दे ताकि वह क्रिस्टलिन के जाने का समय आने तक अधिक आरामदायक तरीके से इंतजार कर सके। एक बार जब वह नीचे पहुंच गए तो वह 50 अन्य किंग क्लास जीन पर दावा कर सकता था जिसका उससे वादा किया गया था। लेकिन जब वाटर फेरी गॉड से निकली तो उसने सीधे खुदे हुए शब्दों को देखा। वह पूरी तरह से स्थिर उसी जगह पर खड़ी रही। जैसे ही वीर ने उसके अजीब व्यवहार को देखा, वाटर फेरी का शरीर बदलने लगा। उसके पारदर्शक रूप के भीतर का तरल धीरे धीरे घूम रहा था, लगभग अस्पष्ट तरीकों से बदल रहा था। वाटर फेरी की उपस्थिति में हुए ज्यादातर बदलाव बहुत छोटे थे, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा तो वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रही थी। यहां तक कि उसकी शक्तियां भी मौलिक रूप से बदल गई थीं। वाटर फेरी मूल रूप से पानी की तरह नरम थी। वह बिना परेशान हुए किसी की शिकायतें सुन सकती थी, ठीक एक मालिन की तरह। लेकिन इन छोटे बदलावों के बाद वाटर फेरी बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। उसका पूरा शरीर एक तेज और शक्तिशाली तलवार की तरह था। वीर ने वाटर फेरी को देखा और उसने सोचा कि उसकी शक्ति वास्तव में काफी परिचित लग रही थी। प्राइड एंड बोन्स आर मेड, वीर ने खुद से बुड़बुड़ाया। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी परिचित क्यों लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वाटर फेरी की नई शक्ति ने उसे पहाड़ में खुदे हुए 5 शब्दों की याद दिला दी थी। प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड उसके रूप से विकिरण होता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये क्या हो रहा है? वीर ने खुशी आश्चर्य में पूछा। जब से उसने पहली बार वाटर फेरी की खोज की थी, बीते समय में वीर यह पता नहीं लगा पाया था कि वाटर फेरी क्या कर सकती थी। वह आमतौर पर उसे एक मालिन के रूप में इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वह एक ऐसी शक्ति रखती थी जो उसकी कल्पना से परे थी। वाटर फेरी में बदलाव जारी रहे। बदलाव जितने कम स्पष्ट होते गए, उसकी शक्तियां उतनी ही अधिक बदल गईं। और कुछ ही देर बाद जब वीर ने वाटर फेरी को देखा तो वह प्राइड एंड बोन्स आर मेड शब्दों का एक मूर्त रूप बन गई थी। वह बिल्कुल असली प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड की तरह लग रही थी। ये उल्लेखनीय था। सौभाग्य से वीर अधिकांश रॉयल चिल्ड्रन के पीछे बैठा था और वह वैसे भी स्वॉर्ड माइंड सीखने पर बहुत अधिक केंद्रित थे कि उस पर ध्यान देने की बजाय। अगर उनमें से किसी ने वाटर फेरी को उन बदलावों से गुजरते हुए देखा होता तो वह हैरान रह जाते।
स्वॉर्ड माइंड कुछ ऐसा था जिसे केवल महसूस किया जा सकता था, मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता था। यह जीन आर्ट या विज्ञान के किसी ज्ञान के तरह नहीं था जिसे शब्दों के रूप में लिखा जा सके। इसे खींचा या फोटोग्राफ भी नहीं किया जा सकता था। यह एक संवेदना थी जिसे किसी को अपने भीतर महसूस करना होता था। इसे किसी भी प्रकार के उपकरण से कॉपी नहीं किया जा सकता था। लेकिन वाटर फेरी ने किसी तरह असंभव को कर दिखाया। उसने प्राउड बोन स्वॉर्ड माइन को मूर्त रूप देने के लिए शब्दों की नकल की। अगर किसी डेफाइड एलीट ने उसे ऐसा करते देखा होता तो वह वैसे ही प्रतिक्रिया करते जैसे वीर कर रहा था। कुछ देर बाद वाटर फेरी के भीतर के बदलाव समाप्त हो गए। उसकी शक्ति और स्वॉर्ड माइन पूरी तरह से प्राउड बोन स्वॉर्ड माइन में बदल गए थे। यह एकदम परफेक्ट है, वीर ने प्रशंसा की। वाटर फेरी ने उस शक्ति को एक धोखेबाज की तरह कॉपी कर लिया था। वीर ने कभी किसी अन्य खजाने के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा कुछ करने में सक्षम हो। जैसे ही वीर ने सोचा कि वह येट गाउड और वाटर फेरी को पाकर कितना भाग्यशाली है, वाटर फेरी अचानक वीर की ओर बढ़ी। उसने अपने हाथ वीर की छाती पर रखे और अपनी जलीय शरीर को अचानक उसके शरीर में मिला दिया। ये क्या है? वीर ने सोचा। फिर एक विदेशी स्वॉर्ड माइंड अचानक उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड था। वीर को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। वाटर फेरी सिर्फ माइंड की नकल नहीं कर रही थी, वह उस माइंड को लेकर येट गाउड के मालिक को उपहार में दे सकती थी। फिर येट गाउड का मालिक अपने ही शरीर में स्वॉर्ड माइंड को महसूस कर सकता था। स्वॉर्ड माइंड शायद उसके साथ असंगत रहा होगा, लेकिन अब वह उसके मस्तिष्क में गहराई से था, उसके नियंत्रण में था। अब सिर्फ विदेशी स्वॉर्ड माइंड को देखने की बजाय वह उसके हर पहलू का अनुभव कर सकता था। अनुभव से बेहतर सीखने का कोई तरीका नहीं था। अध्ययन करने की तुलना में यात्रा करना बेहतर था। वाटर फेरी एक अमूर्त विचार को लेकर उसे वास्तविक और मूर्त बना सकती थी। वीर के शरीर से एक स्वॉर्ड माइंड रिस रहा था, लेकिन ये अजीब नहीं था। पहाड़ की चोटी पर हर कोई प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड का अध्ययन कर रहा था, इसलिए सभी रॉयल चिल्ड्रन अपनी स्वॉर्ड माइंड्स की शक्ति को कुछ हद तक लीक कर रहे थे। लेकिन वीर का स्वॉर्ड माइंड अलग था। वो स्वॉर्ड माइंड नहीं सीख रहा था, इसके बजाय उसने सीधे प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड की नकल की थी और उसे खुद पर उतारा था। वो स्वॉर्ड माइंड उससे बाहर निकल गया, पहाड़ की चोटी पर सब कुछ छूता हुआ। ये कंबल की तरह अन्य रॉयल चिल्ड्रन के ऊपर छा गया, उनके स्वॉर्ड माइंड्स को दबा रहा था। यहां तक कि डाइफाइड प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 के स्वॉर्ड माइंड्स भी वीर के स्वॉर्ड माइंड द्वारा लगाए गए अविश्वसनीय दबाव के तहत झुकने लगे। रॉटबोन माउंटेन की चोटी पर वर्तमान में सक्रिय सभी स्वॉर्ड माइंड्स में से केवल वीर का स्वॉर्ड माइंड 5 शब्दों प्राइड एंड बोन्स आर मेड से जुड़ा हुआ था। वीर का माइंड और शब्दों की शक्ति एक दूसरे से टकराई, जैसे दो प्राचीन तलवारें लड़ाई में लगी हों, और तुलनात्मक रूप से पहाड़ की चोटी पर अन्य स्वॉर्ड माइंड्स पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए। कैसे? रॉयल चिल्ड्रन के चेहरे पीले पड़ गए, यहां तक कि प्रिंस 4 और प्रिंसेस 2 भी जो देख रहे थे उससे स्तब्ध लग रहे थे। वो अविश्वास में वीर की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ गए। क्रिस्टलीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे उसने अभी भी कोई भूत देखा हो। अनुष्का ने अपने होंठ चबा लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। भावनाएं तेजी से उसके चेहरे पर झिलमिला गईं। वीर के शरीर से निकलने वाला स्वॉर्ड माइंड पहाड़ी में खुदे हुए शक्तिशाली शब्दों का सामना कर सकता था। डेफाइड एलीट्स भी इस तरह का कारनामा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वीर का स्वॉर्ड माइंड शक्ति से फट गया। 5 शब्दों का स्वॉर्ड माइंड गर्व से उसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये एक तूफान की तरह शक्ति से घूम रहा था और वहां मौजूद हर चीज में तूफान ला रहा था। वीर का स्वॉर्ड माइंड प्राइड एंड बोन्स आर मेड शब्दों से कॉपी किया गया था। चूंकि दोनों शक्तियां समान थीं, इसलिए वे एक दूसरे की उपस्थिति में पूरी तरह से सक्रिय हो गईं, जैसे एक ही ध्रुवता के 2 चुंबक एक दूसरे के खिलाफ धकेल रहे हों। यह ऐसा था जैसे वीर अपनी ही दर्पण छवि से लड़ रहा हो। भाग्य से इस मामले में लड़ाई ज्यादातर मौजूद स्वॉर्ड माइंड्स के भीतर ही समाहित थी। यह वास्तव में विनाशकारी नहीं था, लेकिन फिर भी रॉयल चिल्ड्रन का समूह इसमें शामिल था। उनके स्वॉर्ड माइंड्स उन 2 भड़कते हुए स्वॉर्ड माइंड्स द्वारा गंभीर रूप से दबाए गए थे। कमजोर रॉयल चिल्ड्रन को अपने स्वॉर्ड माइंड्स को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए ढालना पड़ा। कमजोर रॉयल चिल्ड्रन के मुंह और नाक से खून रिसना शुरू हो गया। आखिरकार उनके पास पहाड़ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो डरावनी स्वॉर्ड माइंड बैटल में शामिल नहीं होना चाहते थे। स्वॉर्ड माइंड वास्तव में उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो उनकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर सकता है। अगर उनकी इच्छा शक्ति टूट गई तो इससे उनके भविष्य के अभ्यास को बहुत नुकसान होगा। 2 स्वॉर्ड माइंड्स ने रॉटबोन माउंटेन की पूरी चोटी पर हावी कर दिया। वीर अराजकता के बीचों बीच था और उसने कुछ पुरस्कार अर्जित किए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह स्वॉर्ड माइंड उसके अपने के साथ कितना असंगत था। उसका शरीर प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड का उपयोग कर रहा था। जैसे ही वो प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड से लड़ता गया, वो सीखता गया।
मुझे आश्चर्य है कि क्या वाटर फेरी किसी जीवित प्राणी के माइंड की नकल कर सकती है। अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं कोई भी जीन आर्ट सीख सकता हूं जो मैं चाहता हूं। मुझे बस बुनियादी कौशल सीखने हैं और एक ऐसे एलीट को ढूंढना है जिसने जीन आर्ट पर महारत हासिल की हो। फिर मैं वाटर फेरी से उनके माइंड्स की नकल करने के लिए कह सकता हूं। फिर उनके शिक्षण को मेरे शरीर में भेज सकता हूं ताकि मैं अभ्यास कर सकूं। अगर ये काम किया तो ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता था। नहीं, ये उससे दर्जनों गुना ज्यादा होना चाहिए जो मैं चाहता था। जैसे ही वीर ने संभावना पर विचार किया, खुशी उसके माध्यम से फैल गई। लेकिन जैसे ही वीर भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक एक कच्चा शब्द सुना। शायद सोड माइंड्स के बीच की लड़ाई इतनी तीव्र हो गई थी कि छोटी पहाड़ी अचानक टूट गई थी। दरार धीरे धीरे पहाड़ी के किनारों पर फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे छोटी पहाड़ी पर बिजली गिर गई हो। दरार तब तक बढ़ी जब तक कि पूरी संरचना 2 हिस्सों में विभाजित नहीं हो गई। इसने 5 शब्दों प्राइड एंड बोन्स आर मेड को काट दिया। पहाड़ी फट गई और 5 शब्द और उनके द्वारा प्रदान किया गया सोड माइंड दोनों गायब हो गए। आखिरकार सोड माइंड वहां तब से था जब शब्द पहली बार पहाड़ी में खोदे गए थे। जब शब्द गायब हो गए तो सोड माइंड भी गायब हो गया। भूम! जब पहाड़ी फटी तो एक सोड लाइट निकली। इसने रॉडबोन माउंटेन के विकृत आयाम को तोड़ दिया और आकाश में चढ़ गई जैसे कोई ब्लेड कागज के माध्यम से विभाजित हो रहा है। एक प्राउड बोन सोड माइंड चोटी पर रॉयल चिल्ड्रन अपनी आंखें फाड़कर आकाश में घूर रहे थे। पूरा एक्सट्रीम किंग रॉडबोन माउंटेन को देख रहा था। वे रॉयल चिल्ड्रन के फिर से पहाड़ से नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि रॉयल चिल्ड्रन लौट सकते, चोटी से एक सोड लाइट ऊपर उठकर आकाश में चली गई। वो इस दृश्य से स्तब्ध थे और वे यकीन नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा था। द प्राउड बोन सोड आयर, किंग बाई का चेहरा बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उससे एक अजब गजब शक्ति निकली और एक अकल्पनीय रूप से बड़े हाथ में बदल गई। ये लगभग पूरे सिस्टम को ढालने के लिए काफी बड़ी थी और वो सोड लाइट की ओर झपटी। क्योंकि सोड लाइट ने रॉडबोन माउंटेन के विकृत आयाम को तोड़ दिया था, इसलिए अंदर के लोग अब बाहर देख सकते थे और इसका विपरीत भी संभव था। वीर ने एक बड़ा हाथ देखा जो उनकी ओर नीचे आ रहा था। उस हाथ की तुलना में ग्रह धूल के कणों से अधिक कुछ नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ सितारों को ही पकड़कर कुचल देगा। सोड लाइट अभी भी ऊपर उठ रही थी, उस बड़े हाथ की ओर जा रही थी। वो अपने रास्ते से विचलित नहीं हुई और उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जब सोड लाइट हाथ से टकराई और हाथ ने अपनी उंगलियों के हमले के चारों ओर उसे लपेट लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। हाथ की शक्ति भयानक थी, देखने में आश्चर्यजनक थी। सोड लाइट ने आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो अब हिल नहीं सकता था। भंग! हाथ कस गया और सोड लाइट आतिशबाजी की बौछार में फट गई। टूटी हुई रोशनी एक उल्का वर्षा बन गई जो किंग्स किंगडम के आकाश में बह गई। ये किंग्स किंगडम के सभी ग्रहों पर बरसी। हालांकि ये वर्षा पानी नहीं थी, हर बूंद चमकती हुई सोड लाइट से बनी हुई थी। वीर ने सोड लाइट्स की बारिश को नीचे आते देखा और उसने देखा कि ये हर जगह थी। जब वे सोड लाइट्स धरती से टकराती तो वे विनाशकारी नहीं थीं। जब भी कुछ उन्हें छूता था तो सोड लाइट्स भले टूट जाती थीं। ये एक सपने जैसा तमाशा था। सोड लाइट्स लोगों के शरीर को छूने पर भी टूट जाती थीं। वीर ने एक सोड लाइट को पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने इसे छुआ तो ये धूल की तरह टूट गई, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। किंग बाई ने अपना हाथ नीचे कर लिया, अपनी शक्ति वापस ले ली और भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने सोड लाइट्स की बारिश को देखा। उनकी भावनाएं एक शांत नकाब के नीचे छिपी हुई थी। सोड लाइट्स की बारिश किंग्स किंगडम में पूरे 7 दिन तक जारी रही। वीर और अन्य पहाड़ के नीचे लौटने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था। रॉयल प्रिंसेस और प्रिंसेसेस ने बताया कि क्या हुआ था और वीर ने भी किया, लेकिन उसने कहा कि वो प्राउड बोन फोर्ड माइंड का केवल कुछ ही समझ पाया था। वो ये समझाना नहीं चाहता था कि वो पहाड़ी पर 5 शब्दों के साथ लड़ाई में शामिल हो गया था। उसने कहा कि पहाड़ी अचानक फट गई और बस इतना ही था। उसने जूट घोगर और वाटर फेरी के बारे में कुछ नहीं बताया। जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वीर उस स्तर तक सोड माइंड का अभ्यास कर सकता था जिसका उन्होंने देखा था। पूछे जाने पर वीर ने प्राउड बोन सोड माइंड को एक्टिवेट किया। किंग बाई भी इसे देखकर हैरान थे। वीर ने यह नहीं समझाया कि सोड लाइट क्या थी, लेकिन किंग बाई ने उसे यह नहीं समझाया। उसने बस वीर को यह कहा कि वो घर लौट सकता है। हाइड्रॉक्स अब बहुत नामचीन हो गया था। वो इतने कम समय में प्राउड बोन सोड माइंड को इतने चरम स्तर तक सीखने में सफल रहा था। किंग्स किंगडम में हर कोई हाइड्रॉक्स का नाम जानता था और वे जानते थे कि वो एक प्रतिभाशाली था, लेकिन वीर इस तथ्य से परेशान था कि उसने केवल जूट घोगर की शक्ति उधार ली थी। वो केवल तभी इस तरह के सोड माइंड का उपयोग कर सकता था जब वाटर फेरी उसे धारण की थी। अगर वाटर फेरी वहां नहीं थी तो उसका सोड माइंड अपने सामान्य स्तर पर वापस आ जाता। फिर भी ये इतना बुरा नहीं था। उस शक्तिशाली सोड माइंड में डूबना वीर के व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ा सकता था। वीर उस स्वॉर्ड लाइट रेन को लेकर बहुत उत्सुक था। हालांकि लोगों ने कहा कि किंग बाई ने स्वॉर्ड लाइट को नष्ट कर दिया था। वीर को नहीं लगा कि जो हुआ उसकी वास्तविकता इतनी सरल थी। वीर ने सायरन वर्जिन को बुलाया ताकि वह स्वॉर्ड लाइट रेन पर एक नजर डाल सके।
उसने उसे रॉटबॉर्न माउंटेन की चोटी पर दिखाई देने वाली स्वॉर्ड लाइट के बारे में भी बताया। हालांकि उसने यह खुलासा नहीं किया कि वह था जिसने उस पहाड़ी की चोटी पर पहाड़ी को नष्ट कर दिया था। जब साइरन वर्जिन ने उसकी बात सुनी तो वह चौंक गई। वह चुपचाप स्वॉर्ड लाइट रेन का निरीक्षण करने के लिए मुड़ी। क्या तुम जानती हो कि यह स्वॉर्ड लाइट क्या है? वीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। साइरन वर्जिन एक लंबे विचारशील मिनट के लिए चुप रही थी। फिर उसने वापस उसकी ओर देखा और कहा, मैट स्वॉर्ड। लंबे समय तक एक्सट्रीम किंग के बीच उसके बारे में बात करना भी वर्जित माना जाता था। वह एक्सट्रीम किंग के कुलीन वर्ग में से नहीं था और उसके पास किंग बॉडी भी नहीं थी, लेकिन उसके तलवार कौशल प्रतिभाशाली से परे थे। वह सिर्फ एक सामान्य तलवारबाज था और फिर भी वह डीफाइड बन गया। उसने एक्सट्रीम किंग के अनगिनत एलीट्स को हराया था। मुझे पता है, वीर ने कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक्सट्रीम किंग के बाहर इस तरह का डरावना एलीट वास्तव में प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? साइरन वर्जिन ने पूछा। मैंने इस पर कुछ विचार किया है और मुझे लगता है कि यह काफी अजीब है। इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि एक्सट्रीम किंग ने उसे यहां फंसा लिया था। उसे कभी एक्सट्रीम किंग के डोमेन की सीमाओं के परे जाने की अनुमति नहीं थी, वीर ने कहा। साइरन वर्जिन ने सिर हिलाया। तुमने इसका आधा सही अनुमान लगाया है। मैट स्वॉर्ड ने कभी एक्सट्रीम किंग नहीं छोड़ा। वह वास्तव में बाहरी जातियों के बीच प्रसिद्ध था, लेकिन वह उसे एक अलग नाम से जानते थे। तुम्हारा मतलब है मैट स्वॉर्ड ने ब्रह्मांड में अपने कारनामों में एक उपनाम इस्तेमाल किया? वो ऐसा क्यों करेगा? वीर ने जिज्ञासा से पूछा। साइरन वर्जिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने मैट स्वॉर्ड की जांच की, लेकिन मुझे केवल यह पता चला कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे एक्सट्रीम किंग उससे घृणा करने लगे। एक्सट्रीम किंग में बहुत से लोग उसे गंभीर रूप से नापसंद करते हैं। उसके बाद साइरन वर्जिन ने स्वॉर्ड लाइट रेन को ऐसे देखा जैसे वह समुद्र को देख रही हो। उसने कहा, अगर मैं सही हूं तो यह संभव है कि मैट स्वॉर्ड पूरी तरह से मरा नहीं है। यह स्वॉर्ड लाइट रेन यह सुझाव दे सकता है कि उसका पुनर्जन्म हो सकता है। तुम्हारा मतलब है मैट स्वॉर्ड प्राइड एंड बोन्स आर मेड पत्थर में फंसा हुआ था? वह स्वॉर्ड लाइट खुद मैट स्वॉर्ड था? वीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यह शायद उसकी इच्छा शक्ति थी। मुझे शर्त है कि किंग बाई को अभी काफी बुरा सिर दर्द हो रहा होगा। अगर उस आदमी का पुनर्जन्म होता है तो एक्सट्रीम किंग अराजकता में उतर जाएगा। यह अच्छा है। जितनी अधिक अराजकता उतना अधिक लाभ तुम और मैं उठा सकते हैं, उसने हंसी के साथ समाप्त किया। अगर मैट स्वॉर्ड ने केवल अपनी इच्छा शक्ति पीछे छोड़ी थी तो उसने एक बार मुक्त होने के बाद पूरी तरह से क्षेत्र से भागने का फैसला किया होगा। वह एक्सट्रीम किंग समाज को बिल्कुल नहीं हिलाएगा, वीर ने कहा, साइरन वर्जिन से असहमत होते हुए। साइरन वर्जिन ने सिर हिलाया। वह क्यों भागेगा? अभी यहां एक्सट्रीम किंग के दायरे में स्वॉर्ड लाइट हर जगह है। उसे बस यहां किसी प्राणी से जुड़ने और उसे धारण करने की आवश्यकता है। एक्सट्रीम किंग उसे ढूंढने के लिए जो भी प्रयास करेगा वह शायद असंभव साबित होगा। उसे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइरन वर्जिन को यह कहते हुए सुनकर वीर का दिल उछल पड़ा। एक लंबे क्षण के बाद उसने पूछा, क्या मैट स्वॉर्ड मुझे चुनना चाहेगा? साइरन वर्जिन ने कहा, एक्सट्रीम किंग में इतने सारे लोग हैं, मैट स्वॉर्ड को किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके किसी प्रिंस का पीछा करने का कोई कारण नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। उसके आश्वासन के बावजूद वीर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इससे उसे काफी चिंता हुई। भाग्य से जब स्वॉर्ड लाइट रेन रुकी तो प्लैनेट वाटर जोन में कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। हालांकि वीर पूरी अवधि के दौरान पागलपन में था। स्वॉर्ड लाइट रेन के कारण परीक्षा का अगला भाग 7 दिन के लिए विलंबित हो गया था। घटना के प्रति जुनून धीरे धीरे कम हो गया था। शायद यह स्वॉर्ड लाइट रेन की घटना के कारण था, लेकिन एक्सट्रीम किंग के पर्यवेक्षक परीक्षाओं पर बहुत अधिक केंद्रित नहीं थे। और हालांकि स्वॉर्ड लाइट रेन रुक गई थी, परीक्षाएं रुकी रहीं। किंग्स किंगडम का पूरा माहौल तनावपूर्ण था। दायरे को बंद कर दिया गया था और यहां तक कि वीर के प्लैनेट वाटर जोन की भी कई अलग अलग विभागों द्वारा जांच की गई थी। मजदूरों को यह पता नहीं होगा कि वो क्या खोज रहे होंगे, लेकिन वीर ने सोचा कि एक्सट्रीम किंग का पर्यवेक्षक अभी भी मैट स्वॉर्ड की इच्छा शक्ति की तलाश कर रहा था। क्या डरावना आदमी है। उसके पास केवल उसकी इच्छा शक्ति बची थी, लेकिन फिर भी उसके पुनः प्रकट होने से इतना हंगामा हुआ है। अगर मैं इतना प्रभावशाली होता तो मैं खुशी से मर सकता था। वीर ने कुछ और अधिकारियों को भेजने के बाद आह भरी। वीर ने कहीं भी यात्रा नहीं की। उसने अपने प्रोफेसर मंत्रा को लेवल अप करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह जितनी जल्दी हो सके उसे किंग क्लास तक पहुंचाना चाहता था। हालांकि जेड स्किन और ब्लड पल्स सूत्रा उसके लिए लेवल अप करना आसान था, फिर भी वीर चाहता था कि प्रोफेसर मंत्रा सूत्रा को पहले लेवल अप किया जाए। वीर को लगता था कि एक संकट करीब है और प्रोफेसर मंत्रा वह कौशल था जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। यह कुछ ऐसा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति अप्रतिस्थापनीय थी। कोई अन्य जीन आर्ट उसकी आक्रामक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक उचित लड़ाई में वीर जेड स्किन और ब्लड पल्स सूत्रा के बिना भी लड़ सकता था।
ऐसा करने से वीर की लड़ने की शक्ति पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन प्रोफेसर मंत्रा के बिना वीर की लड़ने की शक्ति नजरअंदाज करने लायक कम हो गई थी। अन्य 3 जीन आर्ट बहुत मजबूत थे, लेकिन प्रोफेसर मंत्रा वीर के साथ एक व्यक्ति के रूप में सबसे अधिक संगत था। यह उसके व्यक्तित्व से मेल खाता था। यही प्राथमिक कारण था कि वीर हमेशा प्रोफेसर मंत्रा सूत्रा पर वापस गिर पड़ता था। यह बस आरामदायक था। एक संकट मंडरा रहा था और उसने मयंक मजदानी को भी सहायता का वादा किया था। उसे अधिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता थी और उसे यह जल्दी से करने की आवश्यकता थी। इसे प्राप्त करने का सबसे सीधा तरीका प्रोफेसर मंत्रा को किंग क्लास तक ले जाना था। वीर ने पूरे समय प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग करते हुए एक पूरे महीने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास किया। उसका पूरा शरीर एक मशीन का हिस्सा जैसा महसूस हुआ। हाँ, यह एक मशीन थी। वीर के दृष्टिकोण से प्रोफेसर मंत्रा बॉडी ने पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन जैसा बना दिया। घास, जंगल, पत्थर, पानी, कीड़े, मछली, वे सब इस मशीन के अंदर गियर थे। हर कॉग व्हील का आकार और रूप अलग अलग था, लेकिन वे सब एक साथ फिट होते थे। वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब एक कॉग घूमता था तो वह उसके बगल वाले कॉग को घुमाता था, और वह नया जो घूमता था वह अगले कॉग को घुमाता था, और इस तरह से वीर एक अथाह रूप से विशाल मशीन के बीच केवल एक पीसा था। हालांकि प्रोफेसर मंत्रा की शक्ति के साथ वीर के पास कॉग्स और प्रत्येक का दूसरे से कैसे संबंध है, उसका एक व्यापक दृष्टिकोण था। जीन आर्ट का उपयोग करना अद्भुत लगा। वास्तविक दुनिया में 2 वस्तुओं का कोई दृश्य संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन वीर उन दोनों के बीच स्थानांतरित होने वाली शक्ति को देख सकता था। एकमात्र चीज जो वीर नहीं जानता था वह यह थी कि वह उन संबंधों को ठीक से कैसे प्रभावित कर सकता था। वीर समझ गया कि अगर उसे कॉग्स के शक्ति विनिमय को बदलना था तो उसे किंग क्षेत्र शक्तियों की आवश्यकता होगी। हर किंग क्षेत्र कॉग्स के घूमने के तरीके को प्रभावित करता है। एक किंग क्षेत्र उन्हें तेज या कम कर सकता है, या उन्हें विपरीत दिशा में भी घुमा सकता है। आसपास के सभी कॉगव्हील्स के नियम प्रभावित हुए, जिससे विशेष एरिया पॉकेट्स बने। मैं फिर विफल रहा। वीर पीला पड़ गया। उसकी शक्ति कमजोर ढंग से गूंज रही थी और उसकी जीवन शक्ति बहुत कम स्तर पर थी। वीर ने अपने सभी प्रोफेसर मंत्रा शक्ति का प्रयोग किया था जो वो कर सकता था। उसने कॉग व्हील को धकेलने और उसे गतिमान करने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया, ताकि वो अपना क्षेत्र खोल सके और किंग वर्ग में आरोहण कर सके। कॉग व्हील को धकेलना इतना कठिन नहीं होना चाहिए था। वीर से कमजोर कई ड्यूक बिना किसी परेशानी के किंग वर्ग तक पहुंच गए थे। वीर की फिटनेस और शक्ति उसे अधिकांश किंग वर्ग अभिजातों से लड़ने देती थी, लेकिन जब वीर ने अपना प्रोफेसर मंत्रा डाला तो उसका अपना सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील हिलता नहीं था। वीर ने सोचा कि इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। किंग क्षेत्र को सार्वभौमिक मशीन के भीतर अपने स्वयं के ब्रह्मांड कॉगव्हील को घुमाने की आवश्यकता थी। सिद्धांत के अनुसार अगर वो काफी शक्तिशाली होता तो वो अपने स्वयं के कॉगव्हील को स्थानांतरित कर सकता था, ताकि जुड़े हुए सभी कॉगव्हीलों को स्थानांतरित कर सके। वीर शक्तिशाली था। वो एक ड्यूक के रूप में अपनी तरह का एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए उसका सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील किसी भी अन्य ड्यूक के कॉगव्हील से बड़ा था। अन्य ड्यूकों के पास सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील थे जो केवल 1 या 2 अन्य कॉगव्हीलों से जुड़ सकते थे, लेकिन वीर का सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील सैकड़ों या यहां तक कि हजारों सार्वभौमिक कॉगव्हीलों से जुड़ सकता था। वो जितना अधिक जुड़ा हुआ था, उसे गतिमान करना उतना ही कठिन था। स्पष्ट रूप से वीर की शक्ति उन सभी कॉगव्हीलों को एक ही समय में धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए उसके लिए किंग वर्ग में ऊपर जाना इतना कठिन था। वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्रा पर हार मान ली और इसके बजाय अपने जेड स्किन को किंग वर्ग में लाने का फैसला किया। लेकिन उसने जल्दी ही देखा कि ये सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील भी बहुत मजबूत था। ये बहुत सारे सार्वभौमिक कॉगव्हीलों से जुड़ा हुआ था। सो जेड स्किन को किंग वर्ग में लेवल अप करना प्रोफेसर मंत्रा सूत्र के साथ आरोहण करने जितना ही कठिन होगा। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रोफेसर मंत्रा सार्वभौमिक कॉगव्हीलों को देख सकता था। जब वीर ने इसके बजाय जेड स्किन का उपयोग किया तो कॉगव्हील धुंधले और अस्पष्ट लग रहे थे। वो उन्हें वास्तव में देख नहीं सकता था, जिससे चीजें वास्तव में कठिन हो गई। प्रोफेसर मंत्रा में मुझे अपने कॉगव्हील को घुमाने देने की सबसे अधिक संभावना है। एक बार जब मैं प्रोफेसर मंत्रा के साथ आरोहण कर लेता हूं तो जेड स्किन के साथ यह आसान हो जाएगा। लेकिन मैं कॉगव्हीलों को धकेलने के लिए प्रोफेसर मंत्रा को कैसे धकेलूं? वीर ने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा, लेकिन कोई विचार उसके पास नहीं आ रहा था। यह असंभव लग रहा था। बहुत मजबूत होना वास्तव में एक गंभीर समस्या बन गया था, क्योंकि उसका शरीर 4 जीन कलाओं से बंधा हुआ था। केवल एक जीन कला को किंग वर्ग में लाना उसके सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। वीर के पास केवल एक ही शरीर था, इसलिए उसके लिए एक ही समय में लेवल अप करने के लिए सभी 4 जीन कलाओं का उपयोग करना असंभव था।
ये एक डरावनी बात थी, लेकिन उसकी शक्ति और रक्तवाहिका का संघर्ष उसके शरीर को नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त होगा। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास केवल 4 जीन कलाएं हैं। अगर मेरे पास और होती तो मैं कभी भी किंग वर्क तक नहीं पहुंच पाता। यहां तक कि पवित्र गोलियां भी मेरे सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को गतिमान नहीं कर सकती थीं। वीर ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। मेरी अपनी शक्ति का उपयोग करके कभी काम नहीं चलेगा। मुझे किसी प्रकार की बाहरी शक्ति का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर मैं बाहरी शक्ति का उपयोग करके किंग वर्क तक लेवल अप करता हूं, तो एक भी दुर्घटना या नियंत्रण खोने से, असफलता से भी बुरा कुछ हो सकता है। मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। जितना समय उसने सोचने में बिताया था, वीर को किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सका। मुझे शक्ति का एक विश्वसनीय संसाधन खोजना होगा जो स्थिर और विनाशकारी दोनों हो। उस स्थिति में मुझे किसी अभिजात्य यानी एलीट से मदद मांगनी पड़ सकती है। लेकिन किस तरह का अभिजात्य एलीट मेरी मदद करने के लिए कुछ बलिदान करेगा, और मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? वीर ने सोचा। वो किसी भी विश्वसनीय अभिजात्य एलीट के बारे में नहीं सोच सकता था। अपने सभी अभिजात्यों में से वीर ने सबसे ज्यादा छोटे लाल पक्षी पर भरोसा किया। लेकिन छोटे लाल पक्षी की शक्ति थोड़ी बहुत अस्थिर थी, और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता बहुत परिष्कृत नहीं थी। वो इतना नाजुक काम नहीं कर सकता था। जिन अभिजात्यों के पास अपनी शक्ति पर आवश्यक स्तर का नियंत्रण था, वीर ने सोचा कि यीशा सबसे विश्वसनीय होगी। जब उसने सोचा कि वो सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है, तो ये पहला नाम था जो उसके दिमाग में आया। हालांकि यीशा वास्तव में उसकी दुश्मन थी। यहां तक कि वीर भी उस छोटे से तथ्य को याद करके चौंक गया। लेकिन उस दुखद तथ्य के बावजूद वो किसी अन्य अभिजात्य के बारे में नहीं सोच सकता था जो उतनी ही विश्वसनीय हो। ये शर्म की बात है कि यीशा अभी भी नैरो मून में है। वो मेरी मदद नहीं करने वाली है। मैं किंग के राज्य को नहीं छोड़ सकता। वीर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ सोचा, अगर मैं किसी की मदद नहीं मांग सकता तो मुझे किसी की शक्ति उधार लेनी होगी। यही एकमात्र तरीका होगा। वीर की आंखें अनिश्चितता से डगमगाईं। वीर यिन यांग ब्लास्ट और इसी तरह की तकनीकों में अच्छा था। अगर वो कुछ स्थिर और मजबूत शक्तियां उधार ले सकता तो शायद वो सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को धकेल सकता था। लेकिन ऐसा करना चाकू की धार पर नाचने जैसा था। अगर चीजें दक्षिण में गईं तो वीर नष्ट हो जाएगा। सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को धकेलने के लिए वीर को अपनी शक्ति से मजबूत शक्ति का उपयोग करना होगा। उसे ऐसी शक्ति पर पूर्ण सही नियंत्रण बनाए रखनी होगी जो उसकी नहीं भी थी। एक छोटी सी गलती एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती थी। कितना सिरदर्द है, वीर ने अपने माथे को रगड़ते हुए सोचा। हालांकि वो अपनी परेशानियों का कोई समाधान नहीं खोज सका था। मेरे राजकुमार, राजकुमारी 10 क्रिस्टलिन आपसे मिलना चाहती हैं। दरवाजे के बाहर से लिली की आवाज आई। वो यहां क्यों है? वीर ने भौएं चढ़ाईं। क्योंकि एक्सट्रीम किंग कई ग्रहों पर मैड स्वॉर्ड के निशान खोज रहा था, वीर ने 50 किंग वर्ग जेनोजेनिक जीन्स इकट्ठा नहीं किए थे जो वो क्रिस्टलिन से बकाया था। उनके छोटे से सौदे पर ध्यान आकर्षित करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे मिलने आएगी। जब वीर बैठक कक्ष में प्रवेश किया तो उसने क्रिस्टलिन को वहां चाय पीते हुए पाया। वो बहुत आराम से लग रही थी। राजकुमारी 10, आपने मुझसे मिलने आने के लिए क्यों समय निकाला? वीर ने लापरवाही से पूछते हुए क्रिस्टलिन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। हमारे द्वारा किए गए सौदे के कारण मैं आपके लिए वो सामान लाई हूं जिस पर हमने चर्चा की थी। क्रिस्टलिन ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे 2 दासियों ने वीर को एक बहुत बड़ा डिब्बा प्रस्तुत किया। भाई 16, यदि आप चाहें तो उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन 50 किंग वर्ग जेनोजेनिक जीन्स हैं, ना अधिक न कम, क्रिस्टलिन ने मुस्कान के साथ कहा। भाई 16, आपको बस मुझे बता देना चाहिए था, मैं जाकर उन्हें उठा लेता। आपको व्यक्तिगत रूप से उन्हें देने के लिए यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। वीर हंसा और डिब्बा खोला। उसने 50 किंग वर्ग जेनोजेनिक जीन्स गिने। भाई, मैं यहां हूं क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक और बड़ा प्रस्ताव है। क्रिस्टलिन ने अपना हाथ हिलाया और सभी दासियां तितर-बितर हो गईं। जब उसने क्रिस्टलिन का इशारा देखा तो वीर भी मुड़ा और संकेत किया कि लिली को भी चले जाना चाहिए। हॉल खाली हो गया और कमरे में केवल वे दोनों ही बैठे रह गए। मेरे पास एक विश्वसनीय स्रोत है जिसने पुष्टि की है कि परीक्षाएं इस साल जारी नहीं रहेंगी। वे रॉटबोन माउंटेन रैंकिंग का उपयोग करेंगे। भाई 16, आप नंबर 1 हो सकते हैं। अभिजात्य डिवाइन जेनोजेनिक खजाने के अतिरिक्त आपको एक बार डेस्टिनीज टावर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। क्या आप अपना प्रवेश टिकट बेचने की योजना बना रहे हैं? क्रिस्टलिन ने अपनी खूबसूरत आंखें सीधे वीर पर घूरते हुए पूछा। वीर को डेस्टिनी टावर में प्रवेश का अपना टिकट बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे क्रिस्टलिन बहुत निराश हुई। सौभाग्य से उसने इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाया।
2 दिन बाद महल से कोई वीर को उसकी परीक्षा का पुरस्कार देने आया। हालांकि पुरस्कार क्रिस्टलिन द्वारा बताए गए से थोड़ा अलग था। वीर को वो पास मिला जो उसे डेस्टिनी टावर में प्रवेश की अनुमति देगा, लेकिन उसे वो अभिजात्य यानी डीफाइड खजाना नहीं दिया गया जिसका उल्लेख क्रिस्टलिन ने किया था। वीर ने थोड़ी देर इस मुद्दे पर विचार करने के बाद सोचा कि वो समझ गया। शायद किंग बाई को अभी भी संदेह था, इसलिए उसने आमतौर पर पहले आने वाले को दिए जाने वाले अभिजात्य खजाने को रोक दिया। डेस्टिनी टावर में प्रवेश की अनुमति मिलना अभी भी एक बड़ा इनाम है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या वो डेस्टिनी टावर मेरे टावर से समान है या अलग है। जब से वीर को एक्सट्रीम किंग के डेस्टिनी टावर के बारे में पता चला था, वो तब से ही इसके बारे में उत्सुक था। अधिकारियों को विदा करने के बाद वीर ने पास को अपनी जेब में खिसका लिया और डेस्टिनी टावर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे व्यक्तिगत रूप से कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि फॉक्स क्वीन को पता चल सकता है कि उसे पास मिल गया है। वो तुरंत उसे ढूंढ लेती और निसंदेह वो उससे टावर से कुछ चुराने के लिए कहती। वो बहुत जोखिम भरा होता। डेस्टिनी टावर जाने के बाद वीर समझ गया कि वहां जाने की अनुमति प्राप्त करना इतना कठिन क्यों था। एक तो एक्सट्रीम किंग नहीं चाहता था कि बहुत से लोग डेस्टिनी टावर के भीतर के रहस्यों को जानें, लेकिन एक और कारण था। डेस्टिनी टावर को खोलने के लिए 4 अभिजाती एलिट्स की ताकत की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति के लिए अंदर जाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए उन चारों को अपनी ताकत मिलानी पड़ती थी। हर बार जब डेस्टिनी टावर खोला जाता था तो चारों अभिजात्य थक जाते थे। उन्हें ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते थे और इसमें उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष सामग्री की कीमत चुकानी पड़ती थी। हालांकि वीर को डेस्टिनी टावर में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने से पहले रजिस्टर कराना होगा। वीर द्वारा सभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसे बताया गया कि उसे 17 दिनों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसे समय पर वहां होना था। अगर उसे 1 सेकंड की भी देरी होती तो वो डेस्टिनी टावर में प्रवेश की अपनी अनुमति खो देता। वीर उदास था, लेकिन वो जानता था कि 17 दिन जल्दी बीत जाएंगे। ये 17 दिन एक्सट्रीम किंग सरकार की शक्ति का एक बयान था कि उनके पास दरवाजा खोलने के लिए 4 अभिजातीय एलिट्स तैयार खड़े थे। अधिकांश जातियों में कौन जानता कि 4 अभिजातीय एलिट्स को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। लेकिन इस देरी के कारण वीर ने फॉक्स क्वीन से बचने की सारी उम्मीद खो दी। जैसे ही वो घर आया, उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई चुलबुली फॉक्स क्वीन को पाया। जब वो वीर को देखकर मुस्कुराई तो उसकी आंखें चांद जैसी थीं। मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने डेस्टिनी टावर में प्रवेश के लिए पंजीकरण कर लिया? हो गया। वीर ने अपने कंधे झुकाए और एक कुर्सी पर बैठने के लिए चला गया। फॉक्स क्वीन खड़ी हुई और वीर के पास चली गई। उसने पीछे से वीर को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी उंगलियों को वीर की छाती पर गोल घुमाने दिया। वीर ने अपनी पीठ पर कुछ नर्म महसूस किया। उसका सुंदर चेहरा उसके चेहरे से छुआ और उसके लाल होंठ उसके कान के पास आए और फुसफुसाए। डेस्टिनी टावर से फॉक्स का खजाना तस्करी करके बाहर निकालने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, मुझे बस डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे फिर कभी तुम्हारे साथ बात करने का मौका नहीं मिलेगा, वीर ने कहा। फॉक्स क्वीन हंसी। उसने कुर्सी के चारों ओर घूमते हुए और वीर की गोद में बैठते हुए कहा। वीर की गर्दन पर झुकते हुए उसने एक आह भरी। मैं घोसबोन पैलेस के अंदर बहुत लंबे समय तक फंसी रही थी। बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज का ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से बहुत अलग है जिसे मैं जानती थी। एक्सट्रीम किंग सेक्रेड लीडर के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अब वो सबसे ऊंची जातियों में से एक बन गए हैं। जबकि फॉक्स जाति नहीं गिरी, हमारा खजाना एक्सट्रीम किंग द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके वजह से मेरे लोग सफल नहीं हो पाए हैं और अभिजात्य नहीं बन पाए हैं। हमें जीवित रहने के लिए बस अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करना पड़ा है। रुकने के बाद फॉक्स क्वीन ने आगे कहा, जब से मैंने घोसबोन पैलेस को छोड़ा है, मैं जानकारी इकट्ठा कर रही हूं और मुझे पता चला है कि किंग बाओ वो था जिसने हमारा खजाना लिया था। उसने उसे डेस्टिनी टावर के अंदर रखा था। मैं वहां नहीं जा सकती, इसलिए मुझे इसे मेरे लिए लाने के लिए तुम्हें पूछने आना पड़ा। फॉक्स क्वीन बहुत ही दयनीय लग रही थी और उसकी दुखद अभिव्यक्ति ज्यादातर लोगों को उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त होती। वीर जानता था कि फॉक्स क्वीन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी उसे गिल्टी महसूस हुआ। फॉक्स का यह खजाना क्या है? किंग बाओ इसे डेस्टिनी टावर के अंदर क्यों रखेगा? फॉक्स क्वीन हिचकिचाई, लेकिन अंत में कहा, खजाने को 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर कहा जाता है। ये एक फॉक्स अनन्य अभिजातीय खजाना है। जब एक फॉक्स किंग वर्ग बन जाता है तो उन्हें 9 बार पुनर्जन्म लेने के लिए 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर की आवश्यकता होती है, तभी वो अभिजातीय बन सकते हैं।
9 स्पिन डेस्टिनी मिरर खोने के बाद फॉक्स में से एक भी अभिजात्य नहीं बन पाया है। एक उच्च जाति के लिए ये बहुत दुखद है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी दुर्दशा को समझ सकते हो। और इस संबंध में कि किंग बाओ ने 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को डेस्टिनी टावर में क्यों रखा, मुझे कोई पता नहीं है। सामान्य रूप से फॉक्स को छोड़कर कोई भी आईने का उपयोग नहीं कर सकता है। वीर ने भौमें चढ़ाईं। उसने अपनी बाहों में फॉक्स क्वीन से पूछा, मैं टावर से 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को कैसे बाहर निकालने वाला हूं? फॉक्स क्वीन ने पलक झपकी और कहा, मैं तुम पर एक फॉक्स तकनीक का उपयोग कर सकती हूं। फिर तुम्हारे पास अस्थायी रूप से एक फॉक्स की शक्तियां होंगी। जब तुम 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को देखोगे, अगर वो बंधा नहीं है तो तुम्हें हिलना भी नहीं पड़ेगा, वो बस तुम्हारी ओर उड़ेगा। फिर तुम उसे अपने पास छिपाकर बिना देखे बाहर ले जा सकते हो। ये मुश्किल नहीं होगा। वीर ने सिर हिलाया और कहा, अगर ये सच है तो मैं इसे आजमा सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं कोशिश करूंगा। मैं तुमसे सफलता का वादा नहीं कर सकता। फॉक्स क्वीन तुरंत मुस्कुराई। उसने वीर की ठोड़ी उठाई और उसके गाल को चूमते हुए कहा, अच्छे छोटे भाई, तुम मेरी एक बड़ी सेवा कर रहे हो। भले ही तुम सिर्फ कोशिश करो, पूरी फॉक्स जाति तुम्हें बहुत सम्मान देगी। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो फॉक्स और मैं तुम्हें वो सारी मदद देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ठीक है बहन, अगर मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं तो मैं अपने साझा बंधन के कारण तुम्हारी मदद करूंगा। वीर ऐसा लग रहा था जैसे वो सहमत हो, लेकिन अंदर वो कुछ बिल्कुल अलग सोच रहा था। वीर कुछ कहने के लिए पीछे हटने लगा, लेकिन उसने देखा कि फॉक्स क्वीन की पूंछ आगे पीछे हिलने लगी। पूंछ की परछाइयां पदार्थ की जंजीरें बन गईं और अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में 9 पूंछें झूल रही हों। पूंछें फॉक्स क्वीन और वीर के चारों ओर घूम गईं, उन्हें एक पिंजरे की तरह अंदर फंसा लिया। फॉक्स क्वीन की आंखें चांदी की तरह चमकीं और उसकी बर्फ सफेद त्वचा पर अजीब चांदी के प्रतीक चमक उठे। वे टैटू की तरह लग रहे थे, न कि उसकी त्वचा पर बल्कि उसके अंदर। उसी समय झरने के पानी की तरह बहने वाली शक्ति फॉक्स क्वीन के होठों के बीच से होकर सीधे वीर के मुंह में चली गई। एक ठंडी हवा वीर के शरीर में फैल गई। उसकी कोशिकाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें एक पहाड़ी झरने से अच्छी तरह से साफ कर दिया गया हो। एक बार जब वो ठंडी शक्ति वीर की कोशिकाओं में मिल गई तो उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हुए। एक इत्र जिसके सुगंध वो मुश्किल से सूंघ पा रहा था, उसके शरीर से उठने लगा। उसकी सुगंध उसकी नाक के सिरे को गुदगुदी कर रही थी। मैंने तुम्हें फॉक्स की गुप्त तकनीक दे दी है। तुम्हारे शरीर में अब 9 स्पिन फॉक्स शक्ति है। अगर तुम मेरी इच्छा का पालन करते हो और 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम कौशल का उपयोग करते हो तो तुम अस्थायी रूप से एक फॉक्स की शक्तियों का उपयोग कर सकते हो। फॉक्स क्वीन के होंठ वीर के साथ जुड़े रहे, लेकिन उसकी आवाज वीर के सिर में गूंजी। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। फॉक्स क्वीन की इच्छा का पालन करते हुए उसने शक्ति को अपने माध्यम से प्रवाहित होने दिया। फॉक्स क्वीन ने वो शक्ति वीर के शरीर में और भेजी। वीर ने शक्ति को सक्रिय किया और वो बहने लगी। इत्र मजबूत और मजबूत होता गया। ऐसा लगा जैसे वीर फूलों के समुद्र में तैर रहा हो। थोड़ी देर बाद वीर के शरीर में इत्र हल्का हो गया, जब तक कि वो गायब नहीं हो गया और वो अब उसे बिल्कुल नहीं सूंघ सकता था। 1 मिनट बाद इत्र वापस आ रहा था। खुशबू मजबूत और हल्के के बीच घूमती रही और उसने ये 9 बार किया। वीर के अंदर फॉक्स क्वीन की शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी और ये वीर के शरीर के साथ मिल गई। वीर की त्वचा पर एक बहुत हल्का चांदी का प्रतीक दिखाई दिया। यह फॉक्स क्वीन के प्रतीकों के समान लग रहा था, लेकिन यह इतना चमकदार नहीं था। तुलनात्मक रूप से वीर का प्रतीक काफी हल्का था। वीर पर चांदी के फूल के प्रतीक को देखकर फॉक्स क्वीन अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि वीर में कोई फॉक्स रक्त नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम में डाली गई शक्ति का लगभग 20% अवशोषित होने की उम्मीद थी। लेकिन किसी कारण से वीर उसे भेजी गई 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम ऊर्जा के हर अंश को अवशोषित करने में सक्षम रहा था। इसी वजह से फॉक्स का निशान उसकी त्वचा पर दिखाई दिया था। कम से कम फॉक्स क्वीन आश्चर्यचकित थी। अजीब है, क्या उसके शरीर में किसी तरह का फॉक्स रक्त है या कुछ और? वो फॉक्स के निशान का समर्थन करने में कैसे सक्षम है? फॉक्स क्वीन उलझन में थी। लेकिन 1 सेकंड या 2 के बाद फॉक्स क्वीन ने एक फैसला किया। उसने मूल रूप से कौशल को यहीं रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उसने इसे जारी रखा। फॉक्स क्वीन की त्वचा पर चांदी के निशान फैलते रहे। प्रतीक धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे उसकी पीठ पर एक 9 पूंछों वाला चांदी का फॉक्स बन गया। वो प्रतीक इतना अजीब था, यह फॉक्स क्वीन की पीली त्वचा पर लेटे हुए एक जीवित फॉक्स की तरह था। उसकी छोटी चांदी की आंखें थीं और वो सीधे वीर को देख रही थी। जितनी पावर फॉक्स क्वीन वीर को देती, उसका सिल्वर पैटर्न उतना ही चमकदार होता। चांदी के प्रतीक लगातार चमकते रहे और फॉक्स क्वीन के प्रतीकों की तरह वे जुड़ने लगे। वे जल्द ही एक 9 पूंछों वाले फॉक्स के समान लगने लगे, जो पॉलिश की हुई चांदी की तरह चमक रहे थे।
वीर को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर पागलों की तरह भाग रही है। उसने खुद को बिना लगाम के एक जंगली घोड़े जैसा महसूस किया। चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। फॉक्स क्वीन रुको, मैं इसे और नहीं ले सकता, वीर ने अपनी इच्छा से फॉक्स क्वीन से कहा। फॉक्स क्वीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी बाहें वीर के गले के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसकी टांगें उसकी कमर के चारों ओर कस गई थी। वे अभी भी चुंबन ले रहे थे क्योंकि चांदी की पदार्थ जंजीरें वीर के शरीर में गहराई तक धंस गईं। फॉक्स क्वीन, तुम क्या कर रही हो? वीर ने अपनी इच्छा से मांग की। जब उसने उसके खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया तो उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन फॉक्स क्वीन की शक्ति उसे दबाने में सक्षम थी। फॉक्स क्वीन ने अंत में जवाब दिया। वो मुस्कुराई। उसने अपने होंठ नहीं हिलाए, लेकिन उसकी आवाज वीर के कानों के अंदर उसी तरह बजती रही। मेरे प्रिय भाई, तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हें बताया गया है। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। जैसे ही फॉक्स क्वीन के शब्द वीर के सिर में गूंजे, एक चांदी की पदार्थ जंजीर वीर के मुंह में तैर गई। वीर की 9 स्पिन फॉक्स शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। शक्ति लगभग वीर के नियंत्रण से बाहर थी। इसने फॉक्स क्वीन की इच्छा का पालन किया, उसके शरीर के अंदर भागती रही। वीर की त्वचा पर 9 पूंछों वाला चांदी का फॉक्स प्रतीक जितना उज्ज्वल हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित होने वाला है। अब वीर को यकीन था कि फॉक्स क्वीन उसे एक तकनीक देने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उसके शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। बेशक फॉक्स क्वीन इसे स्वीकार नहीं करती। उसने वीर के उससे तर्क करने के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो उसके अंदर की शक्ति डालती रही। जैसा कि वीर ने माना था, फॉक्स क्वीन वीर के शरीर को 9 स्पिन फॉक्स क्लोन में बदलने की कोशिश कर रही थी। अगर उसने ऐसा किया तो वो वीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगी। सहयोग की अनिश्चितता की आवश्यकता नहीं होगी। वो उसे सीधे नियंत्रित करके खुद को परेशानी से बचा सकती थी। यह विचार उसके अंदर अचानक आया था। उसने सोचा नहीं था कि वीर के शरीर के बाहर फॉक्स प्रतीक जनरेट करना होगा। उसने शुरुआत में जो कहा था वो सब झूठ नहीं था। वीर फॉक्स क्वीन को समझता था और वैसे भी उसने उस पर कभी भरोसा नहीं किया था। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सच बोल रही थी या नहीं, उसकी अपनी एक योजना थी। अगर फॉक्स क्वीन सिर्फ ईमानदार होती और वीर को एक नई क्षमता देती जैसा कि उसने वादा किया था, तो वो निराश हो जाती। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने वीर को अपनी योजना पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दी थी। वीर सेल्फ यूनिवर्स कॉकविल को धकेलने के लिए फॉक्स क्वीन की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। इस तरह वो राजा वर्ग तक पहुंच सकता था। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन लड़ाई के बीच में किसी और की शक्ति को वश में करने की तुलना में यह कहीं अधिक आसान था। मुकाबले के लिए बुलाई गई शक्ति कहीं अधिक विनाशकारी होगी। खुद को नष्ट किए बिना उसे अपने शरीर में निर्देशित करना आसान नहीं था। सेल्फ यूनिवर्स कॉकविल को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त सटीकता के साथ उसे नियंत्रित करना और भी कठिन था। लेकिन अब फॉक्स क्वीन सीधे वीर के शरीर में अपनी शक्ति भेज रही थी और शक्ति का उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। इससे उसे बहुत परेशानी से बचा लिया। वीर जानता था कि अभिजात पावर उधार लेने का यह सबसे अच्छा मौका था। जब वीर ने महसूस किया कि उसके अंदर आवश्यक मात्रा में ऊर्जा जमा हो गई है तो उसने संकोच नहीं किया। उसने अपने प्रोफेसर मंत्र का एक्टिवेट कर लिया। वो शक्ति का उपयोग करके अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉकविल को धकेलना चाहता था। फॉक्स क्वीन ने वीर के शरीर के भीतर कुछ अचानक बदलते हुए महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वीर क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने गले में गहरी गुदगुदी की। वीर ने नहीं बोला। उसने अपनी प्रोफेसर मंत्र पे ध्यान केंद्रित किया। उसकी ताकत का उपयोग उस शक्ति के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए किया जो उसके माध्यम से बढ़ रहा था। उसने ऐसे अपनी सेल्फ यूनिवर्स कॉकविल की ओर मोड़ने की कोशिश की। हालांकि वीर येनयांग ब्लास्ट और येनयांग चेंज की तकनीकों में निपुण था, लेकिन फॉक्स क्वीन उसके अंदर इतनी शक्ति डाल रही थी कि उसके लिए इस विशाल मात्रा को निर्देशित करना मुश्किल हो रहा था। 9 पूंछ वाला चांदी का फॉक्स निशान एक दानव की छाया की तरह वीर के शरीर को ढक रहा था। वो अजीब इत्र जैसी महक मजबूत होती जा रही थी और लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ठोस और मूर्त बन रही हो। ये व्यर्थ है। एक ड्यूक के रूप में तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है। कोई अन्य ड्यूक तुम्हारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता और पहले या दूसरे दर्जे के राजा भी तुम्हारी बराबरी करने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तुलना में तुम बहुत कमजोर हो। क्या तुम ईमानदारी से मानते हो कि तुम मेरे फायदे के लिए मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हो? तुम मजाक कर रहे होगे। फॉक्स क्वीन की आवाज वीर के सिर में फुसफुसा रही थी। फॉक्स क्वीन का शरीर वीर से कसकर लिपटा हुआ था और उसके होठ उसके होठों से दबे हुए थे जब वो उसमें 9 स्पिन फॉक्स शक्तियां डाल रही थी। उसने उस शक्ति को नियंत्रित किया जो उसमें बह रही थी। धीरे धीरे वीर को 9 स्पिन फॉक्स क्लोन में बदलने के लिए उसे निर्देशित कर रही थी। वीर ने 9 स्पिन फॉक्स शक्ति को निर्देशित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये उससे बहुत अलग थी जिसकी उसे आदत थी। उसने इसे फॉक्स क्वीन के नियंत्रण से छीनने और इसके उद्देश्य को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी। वो एक नई चाल का उपयोग करने वाला था, लेकिन उसकी पीठ अचानक गर्म महसूस हुई। एक डरावनी शक्ति उसकी पीठ पर फैलने लगी। वीर आश्चर्य से चौंक गया। वो एक नई चाल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक विदेशी शक्ति उसकी पीठ से निकल रही थी।
वो शक्ति वीर की नहीं थी, लेकिन वह बता सकता था कि वो फॉक्स क्वीन की भी नहीं थी। वीर की पीठ से कुछ लाल दिखाई दिया। बेहतर देखने के लिए वीर ने अपनी प्रोफेसर मंत्र को सक्रिय किया। उसकी पीठ की त्वचा, जो मूल रूप से फॉक्स के निशानों से ढकी हुई थी, गहरे लाल रंग की हो गई। खून जैसा रंग गहरा होता गया जब तक कि उसने एक गहरे लाल रंग की छवि प्रकट नहीं की। वो एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी है। वीर को झटका लगा। वीर की पीठ पर लाल प्रतीक एक महिला की तरह लग रहा था, जिसका ऊपरी शरीर इंसान का और निचला शरीर रेंगते हुए सांप का था। उसके सिर से एक सींग निकल रहा था। ये एक बदसूरत इमेज थी और आकृति काफी हद तक एक प्रेत जैसी लग रही थी। हालांकि उसे यकीन था कि ये एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी थी। क्या ये तस्वीर है जिसे कैदी ने मेरी पीठ पर खींचा था, होली टाउन में रहते हुए? वीर जानता था कि वो पेंटिंग कहाँ से आई थी। उस समय वो अपनी पीठ पर क्या खींचा गया था ये देखने में असमर्थ था। इसके गायब होने से ठीक पहले बारबी ने उसे बताया था कि वो एक बदसूरत महिला थी। ये पहली बार था जब उसे इसे देखने का मौका मिला था। उसे एहसास नहीं था कि पेंटिंग अभी भी उसकी पीठ पर छुपी हुई थी और ये इस तरह फॉक्स क्वीन द्वारा सक्रिय हो जाएगी। वीर नहीं जानता था कि पेंटिंग क्या करती है, लेकिन ड्राइंग से निकलने वाली शक्ति उतनी ही मजबूत थी जितनी फॉक्स क्वीन उसके अंदर मजबूर कर रही थी। उसने 9 स्पिन फॉक्स के निशानों को दूर धकेल दिया और उसकी पूरी पीठ पर प्रभुत्व जमा लिया। हालांकि वीर की पीठ में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। 9 स्पिन फॉक्स शक्ति को निश्चित रूप से पीछे धकेल दिया गया था। जैसे जैसे एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी की पेंटिंग अधिक विस्तृत होती गई, एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी की एक छाया प्रकट हुई। ये 9 टेल फॉक्स के छाया के सामने खड़ी थी। इसने वीर की पीठ को ढक लिया, जबकि फॉक्स ने वीर की छाती को ढक लिया। दोनों शक्तियां उसके अंदर वर्चस्व के लिए लड़ी। सेक्रेड ब्लड स्टैचू, तुम्हारे पास सेक्रेड ब्लड स्टैचू क्यों है? फॉक्स क्वीन चिल्लाई। वो भयभीत दिख रही थी। उसने वीर के शरीर से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब कुछ उसे अंदर खींच रहा था। वो हिल नहीं सकती थी और उसकी शक्ति अनियंत्रित रूप से वीर के शरीर में बढ़ रही थी। सेक्रेड ब्लड स्टैचू क्या है? वीर ने भौएं चढ़ाई। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। खून के रंग की पेंटिंग अभी भी वहां थी और उसके दिल में दर्द होने लगा था। फॉक्स क्वीन डा से कांप रही थी। असंभव, सेक्रेड नष्ट हो गया है, सेक्रेड लीडर मर गया है। कोई भी जीवित नहीं है जो सेक्रेड ब्लड स्टैचू को खींच सके। ये कैसे संभव है? सेक्रेड ब्लड स्टैचू क्या है? वीर ने दोहराया। जब फॉक्स क्वीन ने कोई समझदारी नहीं दिखाई तो फॉक्स क्वीन ने थोड़ा शांत होने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी और उसने कहा, यह सेक्रेड लीडर के अधीनस्थों को नियंत्रित करने का एक तरीका था। अगर सेक्रेड ब्लड स्टैचू की छवि किसी के शरीर पर खींची गई थी तो उस शरीर को किसी भी समय भस्म किया जा सकता था। जब तक कि सेक्रेड ब्लड स्टैचू सक्रिय नहीं होता तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। ड्राइंग फायदेमंद भी हो सकती थी, ये चुपचाप तुम्हारे शरीर को मजबूत बना सकती थी, लेकिन सेक्रेड ब्लड स्टैचू अब सक्रिय हो गया है और इसलिए अपने होस्ट की शक्ति और मांस को पूरी तरह से खाए जाने तक खाना शुरू कर देगा। तुम्हारे पास सेक्रेड ब्लड स्टैचू क्यों है और क्या ये एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी की खून की ड्राइंग है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था। फॉक्स क्वीन ने अपने दांत पीसे और अपनी शक्ति को बुलाया। वो अपनी शक्ति का उपयोग करके खुद को वीर के शरीर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन सेक्रेड ब्लड स्टैचू के प्रभाव में उसकी शक्तियां चुंबकित हो गई थी। फॉक्स क्वीन दूर नहीं जा सकती थी और इसलिए उसकी ऊर्जा वीर के शरीर में बढ़ती रही। वीर अपनी पीठ पर सेक्रेड ब्लड स्टैचू को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वो एक लालची वैम्पायर की तरह उसकी शक्ति और मांस में क्रूरता से फाड़ रहा था। अगर ये चलता रहा तो उसका शरीर जल्द ही सेक्रेड ब्लड स्टैचू द्वारा खा लिया जाएगा। लेकिन सेक्रेड ब्लड स्टैचू की शक्ति पहले ही उसके शरीर में मिश्रित हो गई थी और उसकी शक्ति पहले ही उसके अंदर थी। अगर वीर ने सेक्रेड ब्लड स्टैचू को नष्ट करने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि वो अपने ही शरीर को नष्ट कर रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगा। धत, वो बेवकूफ सेक्रेड लीडर गड़बड़ था। इस तरह की जीन कला कौन सा बीमार आदमी बनाता है? वीर ने गाली दी। जब फॉक्स क्वीन को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से दूर नहीं खींच सकती तो उसने अपनी शक्ति से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया और वो तुरंत खून खांचने लगी और उसका चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो गया। लेकिन वो कम से कम खुद को वीर से अलग करने में सफल रही थी। वो उसके शरीर से लड़खड़ाकर दूर चली गई। उसने बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने ही शरीर का एक बड़ा हिस्सा काट दिया हो। अपनी शक्ति को तोड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फॉक्स क्वीन के समर्थन के बिना वीर का 9 टेल फॉक्स निशान फीका पड़ने लगा। अब उसके पास सेक्रेड ब्लड स्टैचू की एंशिएंट ब्लड ड्रैगन लेडी से लड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा थी। वो भस्म हो रहा था। खेल खत्म, खेल खत्म। फॉक्स क्वीन हताश लग रही थी। डेस्टिनी टावर तक पहुंचने का उसका प्रयास शानदार तरीके से विफल हो गया था। वीर सेक्रेड ब्लड स्टैचू द्वारा भस्म हो रहा था और भगवान ही जानता था कि उसे डेस्टिनी टावर में प्रवेश करने का दूसरा मौका कब मिलेगा। फॉक्स क्वीन ने जटिल भावनाओं के साथ वीर को देखा, फिर उसने पैर पटके और चली गई। सेक्रेड ब्लड स्टैचू सक्रिय हो गया था और वीर अपनी मौत के रास्ते पर था।
अगर वो आसपास रहती और पकड़ी गई तो ये ज्ञात हो जाता कि उसने प्रिंस 16 की हत्या कर दी थी। ये ठीक नहीं होता। जैसे ही वो चली गई, फॉक्स क्वीन उदास महसूस करने लगी। उसने सोचा कि वो 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को वापस पा सकती है, लेकिन उसके अपने लालच के कारण उसका अवसर गायब हो गया था। इसके अलावा वो अब गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस अभिजातीय वस्तु की मदद के बिना उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा।